आप सभी का इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन की इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था, चुनौतियां और समाधान। अर्थव्यवस्था, हम सभी जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के सामने बहुत चुनौतियां हैं। पहले से कुछ चुनौतियां खड़ी हो गई थी और कोविड के प्रसार के बाद नई चुनौतियां उभरी हैं। शुरुआत से कई वर्षों से हम यह देखते हैं कि आर्थिक विकास की दर जिस तेजी से भारत में बढ़ी, लेकिन उसके साथ भारत की जो मूलभूत आवश्यकता है वो आवश्यकता है रोजगार की। तो रोजगार की वृद्धि दर उतनी तेज नहीं रही जिस तेजी से भारत का आर्थिक विकास या जीडीपी की ग्रोथ रेट हमने देखी है। दूसरा, कि क्या भारत की बचत दर आर्थिक विकास के साथ साथ बढ़ पाई। तीसरा, क्या हम जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाते हुए हम कर पाए। हमारे श्रमिकों के आय में कुछ वृद्धि हुई, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या वृद्धि हुई, क्या चुनौतियां और नई खड़ी हो गई है विकास दर तेज होने के बावजूद, और पिछले कुछ समय से जब विकास दर धीरे होती जा रही है तो और क्या चुनौतियां। इस वर्ष तो आशंका है कि विकास दर हो सकता है निगेटिव में रहे। तो नई चुनौतियां और उन नई चुनौतियों के लिए सामने उत्पन्न होते हुए कुछ रास्ते, उन पर आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए माननीय प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी शर्मा हमारे साथ हैं और श्री गोपाल कृष्ण जी अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी शर्मा अभी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा के वाइस चांसलर हैं। इससे पहले आप उदयपुर में पैसिफिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। लंबे समय से आप अर्थ, समाज और देश के अन्य संस्कृति के, समाज के अन्य विषयों पर लगातार लेखन, उद्बोधन करते आए हैं। आपने सैकड़ों लेख लिखे हैं और मेरे ख्याल से हजारों आपने लेक्चर दिए हैं और इतने व्यस्त रहे हैं पिछले 20, 25, 30 सालों में। लगभग मेरा मानना है कि 1990 के बाद से लगातार व्यस्त रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय हो, पेटेंट से जुड़ा विषय हो, डब्ल्यूटीओ से जुड़े विषय हो, भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े विषय हो, और निरंतर सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे सभी लोगों को भाई साहब अपना मार्गदर्शन देते रहे हैं, आप अपना इनपुट देते रहे हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय दिया, हम आपके आभारी हैं इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के इस वेबिनार में। हमारे साथ श्री अग्रवाल जी भी हैं। गोपाल कृष्ण जी अग्रवाल, अभी हम सभी उन्हें टीवी पे अक्सर देखते होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आर्थिक विषयों पे आप पार्टी की राय को देश के सामने रखते आए हैं। इसके अलावा आप आर्थिक विषयों के गहरे जानकार हैं। लेखन आपका लंबे समय से, आप भी आर्थिक विषयों पे और अन्य विषयों पे लेखन करते आए हैं। बहुत अच्छा आपका अध्ययन है आर्थिक विषयों पे। तो पहले मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी से कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, उद्बोधन करें कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके सामने क्या चुनौतियां हैं। जी भाई साहब। जी, आपका आभार मान्यवर कुलदीप जी रत्नू। निश्चित ही आज के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख और वैश्विक अर्थव्यवस्था के सम्मुख गंभीर चुनौतियां हैं और भारत के लिए एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि करीब 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि हमारे यहाँ लॉकडाउन से अपेक्षाकृत बहुत कम प्रभावित हुआ है कृषि क्षेत्र। और इसलिए हम देखें तो जनसंख्या के प्रतिशत में अगर योगक्षेम पर प्रभाव को देखना है तो उस दृष्टि से जो लोग कृषि पर निर्भर हैं उन पर अपेक्षाकृत काफी कम प्रभाव है। तो विश्व के अन्य देशों की तुलना में यूं देखें तो परसेंटेज वाइज इंडियन पॉपुलेशन कुछ अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुई है। लेकिन जैसा आपने कहा कि पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं बहुत अधिक थी और हमको दोनों ही दृष्टि से देखना होगा। उदाहरण के लिए हम देखें तो भारत में पिछले दिनों लगभग मैन्युफैक्चरिंग वाइप आउट हो गई। केवल असेंबली लाइंस चलती रही हैं और उन असेंबली लाइंस में डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है
वो करीब-करीब हमारा आउटसोर्सिंग बेस्ड हो गया। चाहे हमारा ऑटोमोबाइल की असेंबली लाइन्स हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स की असेंबली लाइन्स हो, चाहे वो इवन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी जहाँ हम एक समय में 80% ए एपीआईज़ देश में बनाते थे, तो पिछले दिनों चीन ने जिस प्रकार से डंपिंग की और हमने जितनी काउंटरवेलिंग ड्यूटी या सेफगार्ड ड्यूटी आदि लगानी थी, नहीं लगाने के कारण ऑलमोस्ट आज हमारा 70% एपीआई भी हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। और इसलिए और उसके साथ ही चाहे आज अगर हम ऑटोमोबाइल्स को देखें, तो जो यूरो स्टैंडर्ड 6 भारत स्टैंडर्ड 6 वाले जो इको कंप्लायंट कंपोनेंट्स हैं, उन पर हमारी आयात निर्भरता करीब 25 से 30% ऑटो कंपोनेंट्स भी हमको इंटरनेशनल सप्लाई चेन में चाइना से मंगाने पड़ते हैं। तो इस दृष्टि से हम देखें तो करीब-करीब सभी सेक्टर्स पहले से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। उदाहरण के लिए किसी समय हमारा टेक्सटाइल में वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स में 6.5% शेयर हुआ करता था, आज वो लेस देन 3% है। और एग्रीकल्चर के बाद अगर दूसरा हमारा सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला कोई सेक्टर है, तो वो टेक्सटाइल है। ऑलमोस्ट लगभग ये 1.25 करोड़ लोग टेक्सटाइल सेक्टर में सीधे-सीधे लगे हुए हैं और करीब 1.5 करोड़ लोग जो होम बेस्ड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें जुड़े हुए हैं। और टेक्सटाइल में जो मेजर चैलेंज हमारा था, वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलिसेंस का था, तकनीकी अप्रचलन के कारण। और लगभग हम टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस देखें तो देश में जो आज 400 करीब इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं एमएसएमई के पास जिनका सूचीबद्ध, तो लगभग मतलब जो है 250 से अधिक क्लस्टर्स कहीं न कहीं टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस से सफर कर रहे हैं। केवल उदाहरण के लिए लें तो जैसे फिरोजाबाद में कांच के किसी समय में 520 कारखाने थे, आज उसमें से 150 पौने 200 बचे हैं। और उनमें ज्यादातर का वही है कि जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, वह नहीं होने के कारण। तो जो हमारी पहले से चली आ रही समस्याएं थी कोविड के नहीं आने के पहले भी, कि एक तरह से बेसिकली हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत सीवियरली अफेक्टेड था। यहाँ एक बात को और भी हम जोड़ लें, उदाहरण के लिए हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस, उस पर ही हम देखें मैक्रो इकोनॉमिक अगर बैलेंस में, तो लगभग $160 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट के अलावा कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है, लेकिन करीब हमारा $40 to $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इनकम में डेफिसिट और है। तो ऑन दी होल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हमको मोर देन $200 बिलियन की चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि पिछले 29 सालों में हमने इतना ज्यादा एफडीआई एक्यूमुलेट कर लिया और आउटबाउंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा उतना है नहीं। जो आउटबाउंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वह लगभग 1/3 है इनबाउंड एफडीआई की तुलना में, और इसलिए जो प्रॉफिट्स का आउटगो है दैट इज मच मोर देन रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम अब्रॉड और डिविडेंड्स फ्रॉम अब्रॉड। सो वो जो इन्वेस्टमेंट इनकम में भी डेफिसिट है, और चूंकि हमको लगभग $200 बिलियन का यह जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है $160 बिलियन का, तो ट्रेड में और लगभग $40 to $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इनकम में उसको बैलेंस करने के लिए वी वर गेटिंग ऑलमोस्ट ब्लैकमेल्ड टू ओपन अप एवर न्यूअर सेक्टर्स फॉर एफडीआई, क्योंकि लगभग हम अपना जो ट्रेड डेफिसिट और इन्वेस्टमेंट इनकम का डेफिसिट जो है लगभग उसमें से 1/3 या 40% तो वी कैन ब्रिज बाय एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। Another 40% we were bridging or 45% we were bridging by this private transfers। जो भारतीय लोग विदेशों में नौकरियां करते हैं वो $70-80 अरब तक भेज दिया करते थे। इस बार वो भी कम होगा, शायद उसमें 20% की गिरावट आनी है। तो उसको बाकी शेष के लिए हमें हमेशा पिछले हम देखें तो 97 ऑनवर्ड्स तो मतलब हर साल 2 साल में हमको कोई न कोई नए सेक्टर्स एफडीआई के लिए खोलने पड़ते रहे हैं, जिससे कि हम उसको कैसे न कैसे करके कैपिटल अकाउंट से उस जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट की शॉर्टफॉल को करते आए हैं। तो यह जो पहले से चले आ रहे हमारे थे, और इम्पोर्ट बिल बढ़ने का भी बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है कि हमारी जो अपना सारे न्यू इकोनॉमी इंपोर्ट्स जो हमारे हैं वो ऑलमोस्ट हमारे इतने ज्यादा हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लें तो हमने सोलर में 100 गीगावाट का टारगेट तो लिया,
और सोलर पैनल्स में हुआ ये कि हमने अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को बचा नहीं पाए। फ्यू इयर्स बैक almost there were 49 original equipment manufacturers in the field of solar panels. Hero Solar, Vikram Solar, Indo Solar, यहाँ पास में मोजर बायर थी नोएडा में ही, और ऐसे सारे करीब करीब बंद हो गए क्योंकि चाइनीज डंपिंग बहुत ज्यादा रही। यहाँ इस चीज को मैं थोड़ा सा विद एग्जांपल अभी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थी या चाइना की और जापान की थी और अमेरिका की थी लगभग एट पार थी, और हमारे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स थे they were exporting almost 70% of their solar panels to Europe and America. तो क्वालिटी वाइज आल्सो दे वर डूइंग वेल। लेकिन जो इंटरनेशनल प्राइसेस थी, चाहे अमेरिका में रही हो, चाहे जापान में रही हो, चाहे इंडिया में रही हो, उससे लगभग 40% लेस पे जब चाइना ने डंपिंग शुरू की तो अमेरिका ने 107% एंटी डंपिंग ड्यूटी उन पे इंपोज कर दी। जापान ने भी 100% एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज की। हम एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज इसलिए नहीं कर पाए कि कहीं हमारा जो सोलर पार्क के जिनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए थे उनकी कॉस्ट के बारे में चिंतित हो जाने से कि कहीं इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और वी डिड नॉट इंपोज द एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटीज एटसेट्रा। एंड दैट इज वेरी ऑलमोस्ट ऑल, चाहे सारे के सारे पैनल मैन्युफैक्चर में होने से आज हमको 90% सोलर पैनल चाइना से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। हर रोज 2 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट चाइना में पैदा हो रहा है जिन सोलर पैनल्स को वो हमको एक्सपोर्ट करता है उनको बनाने में, और लगभग जो है 20-22 हजार करोड़ रुपए के सोलर पैनल्स हमको हर साल इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो मतलब यह है कि अभी का जो सिनेरियो है उसको हम देख लें कि पोस्ट कोविड इम्पैक्ट को एसेस करने के पहले जो एज ऑन डेट, और इसी कारण आज अगर हम देखें तो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का कंट्रीब्यूशन इज ओनली 3%, जबकि चाइना का इज ऑलमोस्ट 28%, जबकि पॉपुलेशन वाइज हम दोनों लगभग बराबर हैं। हमारा भी वर्ल्ड पॉपुलेशन में 17.6% शेयर है, चाइना का 18.4% शेयर है। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो मेजर चैलेंज इंडिया के सामने है कि एनी हाउ मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करना। हम देखें 1986 में चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया से 15% कम थी, परचेजिंग पावर पैरिटी में 20% कम थी। उन्होंने अपनी 4.5 गुनी की, तो उसका पीछे बहुत बड़ा कारण उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जिस तरह से उन्होंने एक्सपांड किया है फुटहोल्ड। तो इस सारे में एक थोड़ा सा दूसरा बड़ा चैलेंज मुझे जो दिखाई देता है कि करीब करीब हाई टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सारे कंपोनेंट्स हम बाहर से मंगाते हैं। चाहे ठीक है रेफ्रिजरेटर हम यहाँ असेंबल कर लेते हैं, लेकिन चाहे वर्लपूल हो, कोई भी कंपनी हो, वो अपना मिनी कंप्रेसर से लेके जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव कंपोनेंट्स है वो करीब करीब आउटसोर्सिंग करते हैं। यह एक मेजर चैलेंज है। और यूं देखें तो हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में China has almost 30-fold high technology exports than India, और इवन सिंगापुर 5200 सिंगापुर हिंदुस्तान में समा सकते हैं, लेकिन हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में सिंगापुर के हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स हमारे 7.5 गुने हैं। तो वहां भी रैंक 22nd while सिंगापुर रैंक्स 4th। तो इस पूरे चैलेंज को देखते हुए अब अगर हम कोविड के चैलेंजेस को देखें तो जैसा कुलदीप जी अभी कह रहे थे कि अभी जो लॉकडाउन के कारण हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो डाउनफॉल आया है, ऑलमोस्ट इंडिया का $8 बिलियन का पर डे जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, और लगभग हम कह सकते हैं 60,000 करोड़, और उसमें से हम एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स और इनको छोड़ दें एसेंशियल टॉयलेटरीज, तो लगभग जो है 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का हमको पर डे जो लॉस हो रहा है, जीडीपी लॉस। और उसके कारण जिस तरह से लोगों की इनकम, चाहे मुझे लगता है कि एक बार्बर शॉप पे किसी एक बार्बर ने अगर 4 वो कटिंग करने वाले लड़के वहां जाते थे और उनको पर कटिंग 100 रुपया 200 रुपया जो भी उस सैलून में मिलता था, तब वो पिछले 2 महीने के लॉकडाउन के बाद उनकी वो इनकम बंद हो गई। या हम देखें तो किसी ने जिसने अपना टैक्सी का लोन लेके और टैक्सी चला रहा था, अब वो चूंकि ट्रांसपोर्ट और कम्यूटिंग मतलब जो स्टैंड स्टिल होने से उसका अपना भी इनकम अफेक्ट हुई। उसने अगर लोन ले रखा था उसको रीपेमेंट में भी दिक्कत आई। ठीक है, 3 किस्तों का मॉरेटोरियम है, लेकिन उस मॉरेटोरियम में इंटरेस्ट वगैरह का कोई नहीं वो बेनिफिट है, तो लगभग उसका यह एक प्रकार से उसकी अगर 48 महीने की किस्त थी तो वो 51 महीने की हो जाएगी, तो इंटरेस्ट बर्डन इतनी होगी
that would be quite unaffordable in spite of the moratorium in लोन रीपेमेंट। तो चाहे वो साधारण बार्बर हो जो कहीं कटिंग करता था, और चाहे वह टैक्सी चलाने वाला हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे एयरलाइंस हो, और चाहे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, सभी जगह इसका इम्पैक्ट हुआ है। इस इम्पैक्ट के कारण जो ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी है, दैट हैज कम डाउन। और चूंकि इंडिया का जीडीपी में 57% लोकल कंजम्पशन डिमांड बेस्ड है, और इसलिए चूंकि कंजम्पशन डिमांड उससे इसलिए अफेक्ट होगी कि लोगों की इनकम हैज बीन वाइप्ड आउट, और डिस्पोजेबल इनकम नहीं होने के कारण यह अनलॉकडाउन या पूरी तरह से हम लॉकडाउन से उबर जाएंगे, उसके बाद भी लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होने से डिमांड रिवाइव नहीं हो पाएगी एकदम जितनी पहले की स्थिति में। तो डिमांड रिवाइवल वुड बी अनदर प्रॉब्लम। क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि किस तरह से होता है। मान लो मेरे ऑफिस में कोई 10 लोग मिलने आते और दिन भर में, और मुझे अगर 2000 रुपए का एक करेंसी नोट किसी का पड़ता है, गिरा मिलता है, मैं देखता हूँ सुबह अपने यहाँ उसको अटेंडेंट को, देखो एक काम करो, कल ऐसा है कि 2000 रुपए के लड्डू खरीद के और कहीं मंदिर में चढ़ा देना। वो मान लो 10 बजे अगर लड्डू खरीदता है तो उसके पास लड्डू वाला 10:15 बजे नया घी खरीदेगा, क्योंकि उसके 2000 रुपए के लड्डू बिक गए। तो घी वाले को चले जाएंगे वो मेरे दिए 2000 रुपए। 2000 रुपए जब वो घी वाले को जाएंगे, घी वाले को अगर एसी रिपेयर कराना था तो वो 2000 रुपए एसी रिपेयर वाले लड़के के पास चले गए। एसी रिपेयर वाले लड़के को अगर अपने बच्चे के लिए कोई शॉर्ट खरीदनी थी बरमूडा, तो 2000 रुपए उसके पास चले जाएंगे। वह उसको अगर अपना घर में कोई छोटा केबिन फैन खरीदना था तो वो 2000 रुपए उस इलेक्ट्रिक शॉप वाले के पास चले जाएंगे। इलेक्ट्रिक शॉप वाले को मान लो अपने बच्चे को कोई टी शर्ट दिलाने थी, टी शर्ट वाले के पास चले गए। टी शर्ट वाले को अगर जो है फ्रूट्स खरीदने थे, अगर मेरे दिए 2000 रुपए दिन भर में 20 लोगों के बीच अगर जाएंगे तो वहां 40,000 रुपए की इनकम जनरेट होगी, और 10 दिन में अगर वो 100 लोगों के बीच जाएंगे तो 2 लाख रुपए की इनकम मैन्युफैक्चरिंग और टर्नओवर जनरेट होगा, और साल भर में अगर वो 1000 लोगों के बीच जाएंगे तो 20 लाख रुपए की इनकम और टर्नओवर जनरेट होगा। मैंने ये एग्जांपल थोड़ा समय लेके इसलिए दिया कि अभी यह जो ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी जिस तरह से स्टैंड स्टिल है, ऐसे में अब पोस्ट कोविड चैलेंजेस को हम देखें तो कहीं ना कहीं वी हैव टू ऑगमेंट द इनकम ऑफ द पीपल। अभी तक हमने 20, 21, 22 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, लेकिन उसमें फिस्कल स्टिमुलस नहीं है। मान लो जैसे करीब 20 लाख, 21 लाख, 21 लाख 97 हजार करोड़ के पैकेज में लगभग 8 लाख 4 हजार करोड़ को शायद जो फरवरी, मार्च, अप्रैल में बैंक आरबीआई ने जो लिक्विडिटी इंफ्यूज की हुआ है, ये एमएसएमई के लोन से, तो वो आपके मेरे जो डिपॉजिट्स बैंक में है उनमें से जा रहा। मतलब मुझे लगता है कि लोगों की इनकम को ऑगमेंट करने के लिए, चाहे सैलरीज को रिइंबर्स करने के लिए, चाहे उनकी और किसी तरह से, वी हैव टू पुट मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। कहीं ना कहीं वह ट्रांजैक्शन वेलोसिटी अगर हम रेस्टोर कर पाएंगे तो इकोनॉमी में क्विक रिवाइवल आएगा, और नहीं तो ये मुझे लगता है कि कम से कम 2 साल इस रिवाइवल में लग सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी एक चैलेंज दिखाई देती है वह यह है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के हम दहलीज पे खड़े हैं, और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए हमारी तैयारी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा कि हम दुनिया में सोलर पैनल्स के सेकंड लार्जेस्ट मार्केट तो बन गए, लेकिन डोमेस्टिक हमने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स थी वो भी उनको प्रोटेक्ट नहीं करने से, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने से वो एक एक करके मरते चले गए। और यहाँ बल्कि एक और मैं क्लियर कर दूं कि पिछले दिनों चाइना ने हम पर एक तरह से एग्रेशन किया था इकोनॉमी। जैसे मैंने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात की थी, तो चूंकि सारे हमारे 80% एपीआई हम देश में बनाते थे, अब चाइना ने डंपिंग शुरू की। उदाहरण के लिए लीजिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की फॉलिक एसिड डलता है। फॉलिक एसिड हमारे यहाँ 6-7 हजार रुपए किलो में बनता बिकता था, चाइना ने 4,500 रुपए किलो में डंपिंग शुरू की। उस समय हमको एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी थी, वो हमने नहीं लगाई। तो उससे हुआ एक, हमारे सारे ड्रग फॉर्मुलेटर्स ने चाइनीज फॉलिक एसिड मंगाना शुरू कर दिया। चाइनीज फॉलिक एसिड आने से हमारे देश के सारे फॉलिक एसिड मैन्युफैक्चरर्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गए, वो सारे बैंकों के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए। और फिर चाइना ने हमको एक्सप्लॉइट करने के लिए 2016 के जनवरी से दिसंबर के बीच 11 गुनी कीमत बढ़ा के, 12 महीने में 11 गुनी कीमत बढ़ा के उसने 50,000 रुपए किलो उसका कर दिया। तो कहने का मतलब है कि चाइना हैज जस्ट एंडेवर्ड डी इंडस्ट्रियलाइज अस इन ईच फील्ड।
तो अब ऐसे में जैसे हमने कहा कि बाय 2030 वी वुड नॉट अलाउ फॉसिल फ्यूल कार्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। तो अब पेट्रोल डीजल की कारें बंद होगी, तो पेट्रोल डीजल की कारों में करीब 2000 इंजन पार्ट्स लगते हैं। पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में 2000 पार्ट्स लगते हैं। तो कोयम्बटूर से लेकर गुड़गांव तक हजारों कंपनियां उन इंजन पार्ट्स को बनाती है, वो सारी की सारी रिडंडेंट हो जाएंगी। और अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाएंगे तो उसमें केवल 20 पार्ट वाली इलेक्ट्रिक ड्राइव लगानी पड़ेगी। उस इलेक्ट्रिक ड्राइव की ना तो हमने डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी, होम ग्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ना उसके लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एस्टेब्लिश कर पाए। लगभग ऐसा ही होगा कि ऑलमोस्ट मतलब जो है समझे कि आफ्टर 10 to 15 इयर्स ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारण लिथियम बैटरीज का मार्केट ही $300 बिलियन का होगा। सोलर का मार्केट था $100 बिलियन का। ये उसके लिए भी लिथियम बैटरीज का हमारा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नहीं होने के कारण और रॉ मटेरियल सिक्योरिटी के बारे में भी हम अभी नहीं सोच पा रहे हैं कि भाई उसके लिए लिथियम, कोबाल्ट आदि कहां से लाएंगे, लैटिन अमेरिका से लाएंगे, अफ्रीका से लाएंगे। ये एक हमारे सामने बड़ा चैलेंज है। चाइना ने तो इन कंट्रीज में बड़ी बड़ी माइनिंग लीज मतलब जो प्रोक्योर कर ली है अपनी रॉ मटेरियल सिक्योरिटी के लिए। अब यहाँ मुझे लगता है कि हमें चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी सोचना चाहिए। शुड वी नॉट थिंक ऑफ सोडियम आयन बैटरी? अच्छा, उसमें सोच लिया कि हमको हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे नहीं जाना चाहिए क्या? क्योंकि वो पॉल्यूशन फ्री भी है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर जो बिजली पैदा होगी केवल वाटर वुड बी दी बाई प्रोडक्ट, नहीं भी इसमें लिथियम का क्या करेंगे अंत में बैटरी की लाइफ खत्म होने के बाद। तो अभी पोस्ट कोविड हमको अपना फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए जो राइट चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमें अभी विचार करने की आवश्यकता है कि हम जो अल्टरनेटिव एनर्जी मोबिलिटी की तरफ जाएंगे। वही चूंकि समय ज्यादा लग जाएगा, मैं दूसरे ऑप्शंस पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समवेयर विल हैव टू थिंक ऑफ दैट। अनदर दूसरा, आई थिंक वी आर बैडली मिसिंग द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सारे नाम ले रहे हैं, थोड़े थोड़े बजट भी हमारे एलोकेशन से ब्लॉकचेन के लिए भी है, मशीन लर्निंग के लिए, लेकिन जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। आज हम देखें कि चाइनीज कंपनीज हैव डेवलप्ड एल्गोरिथम्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच by using simple lung x-ray of a person they can predict कि इस व्यक्ति को साल भर बाद लंग कैंसर हो सकता है। तो अल्टीमेटली वो एआई बेस्ड सॉल्यूशन हम अगर इंपोर्ट करेंगे तो ऑलरेडी हमारा जो $200 बिलियन का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, जिसमें $160 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, और फिर ये सारे सॉल्यूशंस जैसे गूगल ने आज इस तरह का एल्गोरिथम डेवलप किया है तो वो सिंपल रेटाइना के पिक्चर से ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि इस आदमी को साल भर बाद हार्ट में 60% ब्लॉकेज होगा इतनी कैपिलरीज में। तो ये जो एआई बेस्ड सॉल्यूशंस, या चाहे आज हम एग्रीकल्चर और डिफेंस में देख लें, आज इजराइल ने इस तरह का गार्डियम डेवलप किया है कि वो सेंसर बेस्ड है कि 50 किलोमीटर दूर वो सेंसर लगा हुआ है सीमा पे, और वो सेंसर जैसे ही सिग्नल देता है किसी ने बॉर्डर ट्रेसपास किया है, वो 50-60 किलोमीटर की वेलोसिटी से वो रोबोट जो है गार्डियम जाता है और उसको नैप करता है। और चाहे हम एग्रीकल्चर में देखें तो किस दिन क्रॉप बोई, मॉर्निंग इवनिंग ह्यूमिडिटी कितनी थी, टेम्परेचर कितना था, ये क्रॉप कितने दिन में राइप होगी, इसका यील्ड कितना होगा। एआई बेस्ड सॉल्यूशंस आज एग्रीकल्चर से लेके हेल्थ केयर से लेके, जैसे आईबीएम ने भी अपना वॉटसन नाम का कैंसर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। तो मुझे लगता है कि एआई बेस्ड सॉल्यूशंस भी हमको सोचने होंगे। और एआई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज की तारीख में हमारे देश के 95% यूनिवर्सिटीज में जो कंप्यूटर सिस्टम्स है वो 4 GB रैम के हैं। अब एआई पढ़ाना है तो 16 GB रैम का चाहिए, और एआई प्रोडक्ट डेवलप करने हैं तो 32 GB रैम से नीचे काम नहीं चल पाएगा। इवन एनआईटीज में भी वही एक हैंडीकैप है। तो मुझे लगता है कि राइट फ्रॉम एजुकेशन, जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इवन आजकल जो लोग काम कर रहे हैं, मुझे आई वाज एस्टोनिश्ड कि पीपल आर वर्किंग ऑन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस ऑन ब्रेन टू ऑडिबल स्पीच। ब्रेन टू ऑडिबल स्पीच में मान लो लकवे का पेशेंट है और उन्होंने इस तरह के सेंसर्स उसके मतलब इंस्टॉल कर रखे हैं कि वो ब्रेन के न्यूरॉन्स के इंपल्सेस को वो रिकॉर्ड करता है, उस रिकॉर्डिंग्स को वो बिग डेटा एनालिसिस में ट्रांसफर करता है, वहां से वो ऑडिबल स्पीच में कन्वर्ट करता है कि इस पेशेंट को पानी पीना है क्योंकि वो लकवे का बोल नहीं सकता। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि चाहे वो अल्टरनेटिव एनर्जी मोबिलिटी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो, और इस तरह से आने वाले समय के लिए तो बहुत सारे फील्ड समय दिखाई दे रहे हैं। इवन मुझे तो इन दोनों लगता है कि जो मशीन लर्निंग बेस्ड प्रिडिक्टिव एनालिसिस का यूज
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हो रहा है, प्रिडिक्ट एट्रिशन रेट प्रिडिक्ट करने में, या मशीन लर्निंग बेस्ड प्रिडिक्टिव एनालिसिस का यूज फ्रॉड डिटेक्शन में बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए जो हो रहा है, या उसके लिए जो फ्रॉड प्रिवेंशन के जो इस तरह के एआई बेस्ड सॉल्यूशंस इमर्ज हो रहे हैं, तो बेसिकली उस तरह के प्रोडक्ट्स हम नहीं डेवलप कर पाए। इवन सॉफ्टवेयर में भी अगर हम देखें तो वी आर डूइंग लॉट ऑफ बॉडी शॉपिंग फॉर लार्ज ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस। हम गूगल के लिए काम करते हैं, सन माइक्रोसिस्टम के लिए करते हैं, एप्पल के लिए करते हैं, उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आवर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर डूइंग लाइक एनीथिंग। आज SAP AG और Oracle जो ERP सॉफ्टवेयर्स में वर्ल्ड लीडर है, उनमें मोर देन 50% वैल्यू एडिशन इज बीइंग डन बाय अस। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का जो वर्ल्ड का एक्सपोर्ट मार्केट है $432 बिलियन का, उसमें इंडिया का शेयर केवल $2 बिलियन का, इज लेस देन 1%। तो कहीं ना कहीं चाहे सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आज हम मेरे ख्याल में हम देखते हैं SPSS के सबको यूज करना पड़ता है। क्या हम डेटा एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नहीं बना सकते क्या? क्या हम आज आज जैसे चाइना ने किया, उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे खूब काम किया। पहले वो रेडफ्लेक्स लिनक्स पे काम किया, फिर उन्होंने चाइनीज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किया, उसके बाद में उन्होंने काइलिन पे काम किया, फिर नियो काइलिन पे किया, फिर यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम, और आज उनके 40% पर्सनल कंप्यूटर्स आर ऑपरेटिंग ऑन नॉट ऑन विंडोज बट ऑन यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ चाइनीज ओरिजिन। या आज चाहे उन्होंने गूगल के सर्च इंजन का बेटर ऑप्शन डेवलप किया, बायडू। शायद 2 साल तक अगर ये कोविड नहीं आया था तो चाइना का बायडू शायद गूगल को थ्रेट देता। या जैसे हम ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए देखते हैं तो उन्होंने बेडू करके जो सिस्टम डेवलप किया है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स पे फोकस करना होगा। मेक इन इंडिया में हम अगर चाइनीज कंपनियां यहाँ 4% वैल्यू एडिशन करके मेड इन इंडिया लिख देती है उनके मोबाइल फोन पे, या हम मतलब देखते हैं कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं या कोई भी, तो उसमें बेसिकली जब तक हम चाहे रेफ्रिजरेटर है, वर्लपूल कंपनी अपना सारे हाई टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स बाहर से लाकर और उसको केवल असेंबल मात्र करती है, तो ये हमें कहीं ना कहीं मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स में जाना होगा। मान लो आज अगर ट्रक है ABS वोल्वो, क्या स्केनिया ही या वोल्वो ही स्वीडिश कंपनी सबके लिए ट्रक बस बनाएगी? तो हम आज देखें तो मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स आज चाहे टाटा महिंद्रा के हो, चाहे कंज्यूमर गुड्स में हो, सभी जगह हमें वी हैव टू लॉन्च मोर एंड मोर मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स। जब तक हम मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स नहीं प्रमोट करेंगे, तब तक हम एक तरह से इंडिया में डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। मान लो आज हमने खिलौने की कार भी है, अगर चाइना से आ रही है या चाइना यहाँ उसको पे मेक इन इंडिया लिखने के लिए, मेड इन इंडिया लिखने के लिए वो असेंबल कर लेता, ऑयल भी लाता है, उसके लिए सब कुछ। अब अगर एक खिलौने की कार है, उसकी अगर प्लास्टिक बॉडी यहाँ माउल्ड होगी तो 2 करोड़ रुपए का काम उस डाई माउल्ड बनाने वाले को मिलेगा, और फिर उसमें एक छोटी सी कॉइल लगेगी, चाहे वो 20 रुपए की लगेगी, लेकिन उस वो अगर डोमेस्टिक मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट का तो वो कॉइल इंडिया से खरीदेगा, तो कॉइल मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर मिलेगा। कॉइल मैन्युफैक्चरर को एनामल्ड वायर चाहिए तो वो वायर एनामलिंग कंपनी को ऑर्डर करेगा, तो वायर एनामलिंग कंपनी चलेगी। वायर एनामलिंग कंपनी को ऑर्डर करने के बाद वह उस कंपनी को वायर कॉपर वायर चाहिए तो वायर ड्राइंग मशीन का काम चलेगा, वायर ड्राइंग मशीन वाला कॉपर इनगोट खरीदेगा। ये जो डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन हमारी तभी डेवलप हो पाएगी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जब हम वी विल थिंक ऑफ मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स, एंड आई थिंक वी हैव टू थिंक ऑन दैट। तो इसलिए पोस्ट कोविड चैलेंजेस में अगर शॉर्टलिस्ट करूं तो एक तो हमें अपना एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, सो दैट वी कैन आल्सो टैप एक्सपोर्ट मार्केट्स। आज की तारीख में देश में 2 करोड़ टन सरप्लस पैदा होता है, कहीं आलू फेंकना पड़ता है, कहीं टमाटर फेंकना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमको फार्मर को फूड सिस्टम का पार्ट बनाना होगा कि जो जीरो टेक्नोलॉजी और लो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे गेहूं से आटा, मैदा, सूजी, ब्रेड, चाहे पोटैटो की पोटैटो चिप्स, जैसे फरुखाबाद एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी है, लेकिन आसपास कहीं पोटैटो के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। तो हमको ये सोचना होगा, उत्तर प्रदेश में ही देखें तो आलू का करीब 35 से 40 लाख टन सरप्लस प्रोडक्शन है, जो खाने की डिमांड है और बीज की डिमांड है। तो अब हमको चाहे पोटैटो हो, टोमेटो हो, हर एक में तो एक चैलेंज तो ये है कि हमको एक्सपोर्ट क्वालिटी वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में सोचना होगा।
दूसरा हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स के ऊपर, ज्यादातर चाइना के ऊपर, चाहे वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो, चाहे वो सोलर पैनल्स हो, चाहे वो दूसरे ऑटो कंपोनेंट्स हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हो, वो डिपेंडेंस खत्म करने के लिए देश में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। उसके लिए अगर हमको फिस्कल स्टिमुलस भी देना पड़े उन सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए इकोसिस्टम। दूसरा, हमको जो सनराइज सेक्टर्स और सनराइज टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे जैसा मैंने कहा कि अल्टरनेटिव एनर्जी मोबिलिटी की बात ले लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ले लीजिए, तो सनराइज सेक्टर्स और सनराइज टेक्नोलॉजीज को भी हमको एस्टेब्लिश करना होगा एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ, और उस सब में कहीं न कहीं मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स का एक होना चाहिए। अदरवाइज टुडे हम देखें तो जूते के पॉलिश में भी 70% शेयर जो है अमेरिकन कंपनी रैकेट एंड कॉलमैन के चेरी का है। हम देखें तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में 100% कोक पेप्सी का है। उसके आगे चलें तो आज की तारीख में हमारा रेफ्रिजरेटर्स या व्हाइट गुड्स में ऑलमोस्ट 70 to 80% फॉरेन ब्रांड्स का शेयर है। उसके आगे चले तो मोबाइल फोन्स में, उसके आगे चले तो ऑटोमोबाइल्स में। अब थोड़ा सा यहाँ अगर हम देखें तो आज इंडिया में केवल 13% कारें मेड बाय इंडिया टाटा महिंद्रा की बिकती, 87% कार फॉरेन कार्स। जापान में 4% विदेशी कारें बिकती है, 96% कारें मेड बाय जापान बिकती है। और इसलिए जापान का यह जो इकोनॉमिक पेट्रियोटिज्म है, आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा है वहां के लोगों में, तो वो मेड बाय जापान ही खरीदते हैं, चाहे महंगा हो या सस्ता हो। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज जापान को ये मिलता है कि जापान 1.6% ग्लोबल पॉपुलेशन में हिस्सा बनाता है, लेकिन उसका 10% के करीब वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा कारण इसमें जापान का इकोनॉमिक पेट्रियोटिज्म का। हमें एक बात सोचनी होगी कि यू हैव टू थिंक ऑफ टेक्नो नेशनलिज्म, तकनीकी राष्ट्रवाद, यानी कि हम जिन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसकी टेक्नोलॉजी डोमेस्टिकली डेवलप करें, और डोमेस्टिकली डेवलप करके देश के पॉलिसी रेगुलेशंस ऐसे होने चाहिए कि होम ग्रोन टेक्नोलॉजी उसमें पॉपुलराइज हो, और होम ग्रोन टेक्नोलॉजी हमारी पॉपुलराइज होगी तभी जाकर हम कहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे। मैं केवल एक अंतिम उदाहरण टेक्नो नेशनलिज्म का मुझे बहुत अच्छा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वी वर डूइंग वेरी वेल इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। सी डॉट ने जो 80,000 लाइनों तक के फिक्स टेलीफोन के लिए जो टेलीफोन एक्सचेंज डेवलप किया, देवर वेल कंपेरेबल विद मोटोरोला, अमेरिकन कंपनी आज चाइनीज हो गई है, या सीमेंस की तुलना में। 2G में हमने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, कोरडेक्ट, CORDECT। बीएसएनएल ने दिल्ली में उसकी कुछ ट्रायल्स भी लगाई थी टावर्स खड़े करके, लेकिन अचानक हमने उस कोरडेक्ट को छोड़ दिया जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी थी, और वी मूव टू GSM, यूरोपियन टेक्नोलॉजी। हमने GSM की तरफ गए तो करीब हमारी देखा देखी 10-12 देश और सोचा कि इंडिया में इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले सस्ती होगी, दे आल्सो अडॉप्टेड। हमने उस पर काम बंद कर दिया। चाइना वाज नॉट बोर्न इन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम। थर्ड जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में चाइना ने पैसा पानी की तरह बहाया, और लेकिन वो नहीं कर पाए, यूरोप अमेरिका से पहले नहीं कर पाए। फिर भी उन्होंने एक बहुत टॉर्चुअस इम्परफेक्ट टेक्नोलॉजी TD-SCDA में डेवलप। चाइना ने टेक्नो नेशनलिज्म अपनाते हुए कहा कि मैं केवल स्पेक्ट्रम रिलीज करूंगा इस होम ग्रोन टेक्नोलॉजी TD-SCDA के लिए। उसके कारण चाइना का 3G में एक्सपेंशन बहुत कम हुआ, लेस देन 50% हुआ। लेकिन चाइना डिड नॉट बॉदर फॉर दैट। उन्होंने अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी के पक्ष में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया और दूसरे यूरोपियन अमेरिकन टेक्नोलॉजीज को नहीं अडॉप्ट किया, तो उस पैसे के इन्वेस्टमेंट से उन्होंने फोर्थ जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे पहले डेवलप कर ली। अमेरिका यूरोप के पीछे छोड़ते TD-LTE। आज दुनिया के 55% नेटवर्क LTE पे काम करते हैं। उसी पैसे से उन्होंने फिफ्थ जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलप। तो जहां फर्स्ट जनरेशन वी वर डूइंग वेल, सेकंड में भी कुड मेक लिटिल बिट ब्रेक थ्रू अगर उस पर आगे काम करते, लेकिन उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ पाए। और चाइना 2G तक तो कहीं उसके कुछ किया ही नहीं, 3G से उसने शुरुआत की, और फोर्थ जनरेशन में उसने मतलब वर्ल्ड लीडर बन गया। फिफ्थ जनरेशन में भी आज वो वर्ल्ड लीडर है। इसलिए विश्व के समालोचक कहते हैं चाइना व्हाइल परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ टेक्नो नेशनलिज्म हैज अटेन्ड द गोल ऑफ टेक्नो ग्लोबलिज्म। तो मुझे लगता है कि हमें फ्यूचरिस्टिक सनराइज सेक्टर्स के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए यह एक टेक्नो नेशनलिस्टिक इंटरवेंशन, और उसके लिए हमें सब प्रकार का एक इकोसिस्टम देश में डेवलप करने की जरूरत है। तो मैंने अपनी ओर से एक प्रारंभिक सूत्रपात यह किया कि आज के समय में पोस्ट कोविड हमारे सामने क्या-क्या चुनौतियां हैं, और उसके लिए हमें किस प्रकार से अपना फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट करने से लेके और एग्रीकल्चर में किस तरह से हमको मतलब जो है
फार्मर को फूड सिस्टम का पार्ट बना के, चाहे हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से बनाएं, चाहे हम विलेज लेवल कोऑपरेटिव से बनाएं, विलेज लेवल एंटरप्राइजेस से बनाएं, तो वहां से एग्रीकल्चर से लेके और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से लेके, और इस सब के लिए मुझे लगता है कि हमको हैवी फिस्कल स्टिमुलस की तरफ जाना होगा। जब तक हम फिस्कल स्टिमुलस इन सब कामों के लिए नहीं देंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि वी वुड बी एबल टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज डोमेस्टिकली, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत आभार भाई साहब आपका। आपने डिटेल में सारे इश्यूज को रखा, खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी विषय हैं उनको आपने पूरे विस्तार के साथ समझाया। अब मैं निवेदन करूंगा श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक विषयों के सलाहकार भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। गोपाल जी, भाई साहब, भगवती प्रकाश जी भाई साहब ने कुछ विषय उठाए हैं और उन विषयों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है कि फिस्कल सपोर्ट का। आप फाइनेंस से जुड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं मार्केट में ये चर्चा लंबे समय से चली आ रही है कि मार्केट में मनी सर्कुलेशन कम होता जा रहा है, बैंकों की तरफ से फाइनेंस है वो टाइट होता गया है, और जो पहले के लोन थे वो हमने पूरी सख्ती के साथ वसूली करनी शुरू की। मार्केट में था वो सब समेट के वापस बैंकों के पास आ रहा है और बैंकों से वापस उस तेजी से नहीं जा पा रहा उन सेक्टर्स में जहां रिक्वायरमेंट भी है और जहां रोजगार उत्पत्ति की संभावना भी है। तो भारत का जो सबसे बड़ा संकट है वो संकट है, आप समझ भी रहे हैं कि रोजगार का तो संकट है, लेकिन जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है और उसके कारण जो डेट बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना जो पूरा विस्तृत आप उद्बोधन दीजिए हमारे सबके मार्गदर्शन के लिए। श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। धन्यवाद कुलदीप रत्नू जी। बहुत सारी बातें आदरणीय भगवती प्रकाश जी ने रखी हैं। मैं उस फिस्कल डेफिसिट वाले इशू को भी अपने विषय के हिसाब से रखूंगा। मैं थोड़ा जो आज की जो परिप्रेक्ष्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था, चुनौतियां और समाधान, उस पर कुछ संक्षिप्त में अपने विचार रख के उस पॉइंट को मैं कवर कर लूंगा। मुझे लगता है कि जैसे भगवती प्रकाश जी ने कहा कि कोविड के बाद में जो वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारी अर्थव्यवस्था को रीस्टार्ट साइकिल को कैसे करें। और उसके पहले आदरणीय रत्नू जी ने रोजगार की बात की कि रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या भारत में शुरू से चली आ रही है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे यहाँ पे लगभग 57% जनसंख्या एम्प्लॉयड है और उसकी जो जीडीपी की कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, यह वाली समस्या। और वहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है, यह भी समस्या कंटिन्यूअसली चली आ रही है, यह सबके ध्यान में है। इनको टैकल करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, यह सारी बातें हमें ध्यान में आनी चाहिए। सरकार क्या सोचती है, प्रधानमंत्री जी किस विषय को सोचते हैं, कितना उस बात के लिए क्या उन्होंने रोड मैप बनाया, ये हमें समाधान के रूप में पता चलेगा तो अच्छा रहेगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी और अपने संघ परिवार, विचार परिवार से ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं। आदरणीय दीनदयाल जी ने बहुत पहले इस बात को हम लोगों के सामने एक रोड मैप की तरह भी रखा था कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, ये उनका बहुत बड़ा, बहुत पहले नारा था कि कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का सब लोगों का उत्थान हो और रोजगार सबको मिले। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो हमने देखा था कि देश में अर्थव्यवस्था में ग्रोथ तो हुआ था, ग्रोथ पहले भी हुआ था, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ था वह बहुत अनइवन था। और 2016 में दो चीजें हमने उस चुनौती के रूप में और उसके लिए सामने रखी थी। एक तो ये 2016 में ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट भी आई थी जिसने कहा था कि भारत में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा हो गई है और बहुत बड़ा तबका है जो उस वेल्थ से पूरी तरह वंचित है। और एक रिपोर्ट भी थी कि 97% हमारी पॉपुलेशन जो है उसकी जो नेटवर्थ है वो 10,000। कि 3 चुनौतियां तो सामने हम सबके आई। कोविड के बाद रीस्टार्ट ऑफ इकोनॉमी आया, एम्प्लॉयमेंट की बात थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ी बात थी। तो 2016 में दो चीजें बहुत बड़ी सामने आई थी।
वो थी डिस्ट्रीब्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मिसिंग लिंक। अगर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ना है। इस बात को हम लोगों ने बहुत ध्यान में रख के आगे इकोनॉमिक रोड मैप को सामने लाए थे। एक और चुनौती हम सबके सामने आज की डेट में आती है, जो ध्यान में रखना और जिसके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है, वह है कि देश की अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल सप्लाई चेन और रीजनल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट करना। ये मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे बड़ा डिबेट का और इशू का चैलेंज हमारे सामने है। क्या भारत को प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है इंडिविजुअल, या ग्लोबल सप्लाई चेन और रीजनल सप्लाई चेन के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को इंटीग्रेट करना है? यह बात हमारे ध्यान में लाना और इसके ऊपर चर्चा करके इसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर हम इतिहास के हिसाब से देखें, पोस्ट इंडिपेंडेंस तक देखें, तो वो पीरियड हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की है जब हमने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, ओपन किया। और अगर हम पुराने इतिहास को भी हम देखें, कई लोग चर्चा करते हैं कि जब लगभग 3000 साल तक भारत पूरी एक इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में विश्व में स्थापित रहा और हमने ग्लोबल ट्रेड का लगभग 27% का ग्लोबल ट्रेड को हम कंट्रोल करते थे। तो जो अगर भारत को आर्थिक रूप से महाशक्ति के रूप में अपने आप को विश्व को स्थापित करना है, और चाइना को हम बहुत बार इम्यूलेट करते हैं, उसका एग्जाम्पल देते हैं, उसने भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती इस तरह प्रदान की कि उसने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब अपने आप को बनाया। मेजर एमएनसीज वगैरह कंपनीज ने अपना मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है वह चाइना में स्टैब्लिश किया। तो हमें, मुझे लगता है यह सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रख के आगे चर्चा के रूप में चर्चा करना है कि हमें ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन के साथ भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंटीग्रेट करना है। तब उसके लिए हम अर्थव्यवस्था के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं ग्लोबली, जो कि भारत का ट्रू पोटेंशियल है उसको हमें अचीव करने के लिए। और आज की डेट में अगर हम स्थिति देखें तो हम ग्लोबल ट्रेड का मात्र 2% ही वो करते हैं। तो जो प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में अगर हम वर्तमान में देखें, जो प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है और जो मैंने 2016 की बात की उसके साथ, और जो वर्तमान का जो चैलेंज है कोविड के साथ जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है, उसको तीनों को अगर मिला के हम देखें तो प्रधानमंत्री ने कल भी स्पष्ट ग्लोबल कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी को एक संदेश दिया था कि भारत आपको इनवाइट करता है, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को भारत में एस्टेब्लिश करें। तो उसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो अंडरस्टैंडिंग है वह एक तरीके से, जब उन्होंने 5 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी कहे हैं, 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान कहे हैं, उसमें उन्होंने इस बात का स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। एक मेजर उसका पिलर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबली भारत की इकोनॉमी को स्टैब्लिश करना। दूसरा उसका पिलर जो उन्होंने कहा वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। तीसरा उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी और डिमांड। ये 5 पिलर्स आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रधानमंत्री ने कहे हैं। और उसके लिए सबसे बड़ी बात जो आती है, जो आदरणीय भगवती प्रकाश जी ने कहा कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको मजबूत करना है, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। उसके लिए हमारे यहाँ पे हमने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है। हमारे यहाँ पे जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उस चैलेंजेस को वो मीट करने में काफी ग्लोबली अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका फोकस उस चैलेंजेस को, उस लेवल प्लेइंग फील्ड को प्रोवाइड करने के लिए उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं था। उसमें हम देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे यहाँ बहुत हाई है, तो हमने कंटिन्यूअसली प्रयास किया पिछले 5-6 साल में कि सिस्टमैटिकली, जो पहले आरबीआई का बहुत इन्फ्लेशन टारगेटिंग होने के कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट को
हाई रखने की जो पॉलिसी थी, उसको करेंटली हम लोगों ने उससे फोकस चेंज करके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके हमारे इकोनॉमी में लिक्विडिटी और लो कॉस्ट फंड इन्फ्यूजन का प्रयास किया है, पहली बात। दूसरी जो चैलेंज हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिस पे हमारी सरकार वर्तमान में काम कर रही है समाधान के रूप में, वह है हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट। अगर ट्रांसपोर्टेशन के बगैर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ नहीं कर सकता, कोई डेवलप नहीं कर सकता, और उसके लिए चाहे रेल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है और एयरवेज है, शिप है, पोर्ट्स हैं, इन सारे को भी बहुत जरूरी से डेवलप करना है। और लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारी इकोनॉमी में रिड्यूस करना है, एफिशिएंट करना। आज की डेट में एक फिगर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, वह 14% का जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन है। ग्लोबली ये जो कंट्रीब्यूशन है वो 9 से 10% का है। इसका मतलब लॉजिस्टिकल इंडस्ट्री आज हमारे यहाँ वर्ल्ड कंपटीशन में 40% हाई है। तो अगर आप देखेंगे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नितिन गडकरी जी के जो एफर्ट्स हैं, प्रधानमंत्री के सागरमाला, पोर्ट्स डेवलपमेंट, एयरवेज, तो इसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का बहुत बड़ा प्रयास हमारा रहा है। और उससे दो फायदे होते हैं, दो फायदे के रूप में हम काम कर रहे हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री की जो डिमांड की कमी हमारे इकोनॉमी में फेस हो रही थी, उसमें भी मतलब उसमें भी इन्फ्यूजन होता है फंड, और एक ईज ऑफ लिविंग में आसानी होती है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान होता है, और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आसान होता है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम होती है। तो हमारा 2022 तक एक टारगेट है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को हम रिड्यूस करके जीडीपी कंट्रीब्यूशन में 14% से 10% पे ले आएंगे, और नेशनल लॉजिस्टिकल पॉलिसी भी लेके आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि आत्मनिर्भर भारत को एक तो हमें कोविड से केवल जोड़ नहीं देखना चाहिए, या हमारी सरकार का 2016 और 2014 से लेके इनिशिएटिव था कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, अपने देश को मजबूत करना है, उसमें एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेबर होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूती से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकेगा। और इसलिए एमएसएमई सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। लैंड कॉस्ट को हमने रिड्यूस करने का प्रयास किया था शुरू में, पूरा उसमें सक्सेस नहीं हुआ। अमेंडमेंट इन लैंड कॉस्ट बिल को हम लेके आए थे, लेकिन आज की डेट में किसी भी इंडस्ट्री से हम पूछते हैं तो वो कहता है कि 50 से 60% कॉस्ट तो लैंड की होती है, जैसे ग्लोबली 30% कॉस्ट आती है प्रोजेक्ट कॉस्ट में लैंड की। तो इतनी हाई कॉस्ट से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकता। तो लैंड कॉस्ट को रिडक्शन करना, तो इसलिए जो ब्लैक मनी जनरेशन पूरा था जो रियल एस्टेट में, जिसने एक ब्लैक मनी के कारण लैंड में, रियल एस्टेट में बबल क्रिएट कर दिया था, उसको एक पॉलिसी के तहत बिल्कुल पंक्चर करके सॉफ्ट लैंडिंग की तरह लैंड कॉस्ट को हम लोगों ने कम करने का प्रयास किया। तो आत्मनिर्भर भारत का पूरा कंसेप्ट ये था कि हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत प्रोवाइड करनी है और उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, ताकि हम ग्लोबली सप्लाई चेन से रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन में स्टैब्लिश हो सके। और बिना इसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ नहीं हो सकता, क्योंकि आज की डेट में जिस तरह का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, मैं तो इंटरनेशनल लेवल पे भी कई इंस्टीट्यूशंस के प्रोग्राम वगैरह में डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, बाहर भी मैं काफी गया हूं, उसमें आज कोई भी कंट्री एक अकेले कोई प्रोडक्ट बनाता नहीं है। वह कोई मोबाइल को देख लें, कोई स्क्रीन बना रहा है, कोई कवर बना रहा है, कोई बैटरी बना रहा है, कोई इसके एसेसरीज बना रहा है, कहीं असेंबल हो रहा है और कहीं कंट्री में बिक रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, और वह हम ध्यान में रख के आगे चल रहे हैं। अब कोविड की क्राइसिस आई। कोविड की क्राइसिस ने हमें एक अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान कर दिया देश को, और उसको हम लोगों ने कहा कि रिस्क डाइवर्जन स्ट्रेटेजी के रूप में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था ग्लोबली, वहां की बहुत सारी कंपनीज को लगा कि अगर हम एक ही कंपनी में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप
रखेंगे तो हमारे लिए रिस्की प्रोपोजिशन है और हमें ऑल्टरनेटिव लेवल पे भी चीजों को ले जाना चाहिए, तो दूसरी जगह भी सेटअप करना चाहिए। तो भारत ने एक अच्छा ऑप्शन उन्हें लगता है, तो उस रिस्क डाइवर्जन स्ट्रेटेजी के लिए भी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, कई कंपनीज भारत में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको कुछ चीजों के लिए हैंड होल्डिंग चाहिए और उस हैंड होल्डिंग में ज्यादा बड़ा रोल लैंड, लेबर और लोकल परमिशंस वगैरह के लिए जो आवश्यकता होती है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों ने इससे लिए बड़ा इनिशिएटिव लिया। प्रधानमंत्री का भी पुश है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को क्लस्टर ऑफ लैंड डेवलपमेंट करके आइडेंटिफाई करने हैं, जो क्लस्टर्स छोटे छोटे प्रोडक्ट के एमएसएमई सेक्टर के हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए काम करना है, तो उसमें इनिशिएटिव लेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। यूपी ने लिया और भी कुछ प्रदेशों ने लिया है, तो वहां पे भी ये रिस्क डाइवर्जन स्ट्रेटेजी में भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, समाधान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह काम में आ सकता है। एक जब ये गलवान का क्राइसिस आया, रिस्क डाइवर्जन स्ट्रेटेजी तो कोविड के बाद हमारे लिए अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन गलवान का जो एग्रेशन जो आया चाइनीज का, उसके बाद हम कुछ लोग जो चाइना के इंपोर्ट्स वगैरह को काफी बैन किए। और आत्मनिर्भर भारत में एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो डिसएंगेजमेंट विद चाइना है वह यहाँ से नहीं शुरू हुआ, ना कोविड से शुरू हुआ, ना गलवान एग्रेशन से शुरू हुआ, वह हम 2019 में जब आरसेप से हम एग्जिट किए, हमने देखा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि वह हमने एफटीए साइन कर लिया 2010 में, तो आसियान कंट्री से बहुत सारी चीजें डंप हो रही थी, भारत में इंपोर्ट हो रही थी जीरो ड्यूटी से, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, तो उसको थोड़ा प्रोटेक्शनिज्म चाहिए। जब तक कि हम उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं प्रोवाइड कर सकते फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, तो तब तक हमें उसे प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो हमने एफटीए को आसियान कंट्री से रीवर्क कर दिया, उसमें जीरो ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी के कारण जो प्रॉब्लम आ रहे थे उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। चाइना का बहुत सारा प्रेशर था कि हम आरसेप 15 कंट्रीज मिलके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, उसको प्रधानमंत्री ने रोक दिया। इस बार बजट में लगभग 56 आइटम्स में 8 कैटेगरीज में इंपोर्ट ड्यूटी काफी बढ़ा दी, और उसका एक कारण भी है कि चाइना ने जो बहुत बड़ा हमारे साथ इंपोर्ट होता है उसमें हमारे लिए एक अच्छा बात है कि ज्यादातर आइटम्स ऐसे हैं जैसे टॉयज है, इलेक्ट्रिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आयरन एंड स्टील है, स्पोर्ट्स गुड्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे ऐसे आइटम है जो नॉन मेरिट गुड्स हैं, बहुत असेंशियल आइटम नहीं है और इनके लिए बहुत टेक्नोलॉजी जरूरत नहीं है, ये भारत में भी बन सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज में इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा था, जिसके कारण धीरे धीरे हमने यह मार्केट चाइना को वो कंसीड कर दिया ये स्पेस, तो उसको हम वापस ले सकते हैं। तो इसके लिए एक नई स्ट्रेटेजी के रूप सरकार काम करती है, और आज अगर आप पेपर में देखेंगे तो सरकार ने ये अनाउंस किया है नॉन टैरिफ बैरियर्स, लगभग 135 आइटम्स में नॉन टैरिफ बैरियर्स को लगा के आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 pronged स्ट्रेटेजी है, एक तो प्रोटेक्शनिज्म, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शनिज्म प्रोवाइड करना है, लेकिन साथ में एक कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि अगर आपको ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट करना है तो प्रोटेक्शनिज्म को बहुत लंबी दूरी पे नहीं ले जा सकते, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओपन करके उनको एफिशिएंट बना के हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव बनाना है। तो ये 2 pronged स्ट्रेटेजी पे हम काम कर रहे हैं, उसके लिए रिजल्ट भी आ रहा है। रिस्क डाइवर्जन स्ट्रेटेजी में भी आज देखेंगे तो एप्पल ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर अपना चाइना से मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करके भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए $5 बिलियन का अनाउंसमेंट किया है। तो यह 2-3 pronged स्ट्रेटेजी भारत सरकार कर रही है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, ग्लोबली इंटीग्रेट करने के रास्ते पे चलें, और साथ में आने वाले समय में जो न्यू एरियाज हमारे डेवलपमेंट के लिए, जिसको कि हम कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज वाले सेक्टर्स है, उन एरियाज को भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। उसमें मेनली जिसमें जीडीपी कंट्रीब्यूशन हम लोग आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में उन सेक्टर्स का बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें एम्पल स्कोप भी है, जैसे कंस्ट्रक्शन है, जिसके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हम कर रहे हैं, रूरल हाउसिंग की बात कर रहे हैं।
तो कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट में कई तरह के बेनिफिट्स आत्मनिर्भर भारत और उस अभियान के तहत दिए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे एफपीओ है, एग्रीगेटर है, एपीएमसी रिफॉर्म्स है, लिक्विडिटी पुश की बात कर रहे हैं, और इस तरह के कई सारी चीजें सरकार डिसीजन लेती है। प्रधानमंत्री जी इस बात पे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कभी भी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के रूप में जो भी बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग ले रहे हैं, आगे चल रहे हैं। इस मानसिकता, इस विजन को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि अगर अर्थव्यवस्था को हमें किस तरह से आगे बढ़ाना है उसके प्रति भी पूरी तरह से जो भी बोल्ड डिसीजन लेने वह लेते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी या उसको देखें तो हम मार्केट इकोनॉमी पे विश्वास रखते हैं, राइट टू सेंटर इकोनॉमिक इश्यूज पे विश्वास करते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो अंत्योदय का कॉन्सेप्ट है कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो वह ग्रोथ जो स्टिमुलेट होती है उसके लिए मैकेनिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल, सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म, सोशल बेनिफिट मैकेनिज्म, इन सारे इकोसिस्टम को भी डेवलप करने का केंद्र सरकार ने 5 साल में बहुत प्रयास किया है, चाहे वो जनधन अकाउंट के थ्रू हो, टारगेटेड डिलीवरी के रूप में हो। तो जो बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो लोअर स्टेटा तक पहुंचे, उस तरह का भी पूरा प्रयास केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके किया है। और बोल्ड डिसीजंस के रूप में जैसे मैं कह रहा हूं कि कोल ब्लॉक को, हमारे यहाँ कोल हम इतना इंपोर्ट करते हैं जबकि कोल ब्लॉक हमारे यहाँ इतने ज्यादा अवेलेबल है, तो उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए खोला है। पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे डाउन द लाइन पीएसयूज में ऐसी चीजें इन्फ्रिंज कर गई हैं जो कि बहुत ज्यादा इकोनॉमी के लिए बहुत यूजफुल नहीं है, उनको डिसइन्वेस्टमेंट की बात है। रेलवेज में इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए तो प्राइवेटाइजेशन की बात है, कॉर्पोरेट टैक्स को भी कम किया है। तो इन सारी चीजों को डिसीजन लेके आगे बढ़ते हैं। और जो एक बात है, जो फिस्कल स्टिमुलस की जो बात हुई, आर्थिक पैकेज की बात हुई, तो आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक जो पोस्ट कोविड रिस्पॉन्स है, गरीब कल्याण योजनाओं के तहत, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं के तहत गरीब के लिए और जरूरतमंदों के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की जो स्कीम है उसके तहत 1,72,000 करोड़ का केंद्र सरकार ने प्रावधान किया है। और इकोनॉमिक पैकेज, इन सबको अलग तरीके से देख के हमें समझना चाहिए। फिस्कल स्टिमुलस और आर्थिक पैकेज के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं, उसको बहुत डिटेल से हम लोगों ने काफी डिस्कस किया है वित्त मंत्री जी के साथ भी बैठ के, कि जो अर्थव्यवस्था में हमारे यहाँ शॉर्ट ऑफ कैपिटल है और हम जानते हैं कि केवल डेट से, जो शॉर्ट ऑफ कैपिटल है हमारे देश में वो केवल डेट यानी बोरोइंग से और डेट प्रोविजन से सब वो इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर सकता। हमारे पास इक्विटी की भी, कैपिटल की बहुत शॉर्टेज चाहिए और उस तरह के प्रोविजंस चाहिए। तो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में फंड ऑफ फंड 1.5 लाख करोड़ का केंद्र सरकार ने बनाया है और चीजें की हैं, लेकिन लार्ज कॉर्पोरेट हाउस को जो रिसोर्स जनरेशन और रिक्वायरमेंट है उसका बेस्ट एलोकेशन यही लगा कि जो लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आरबीआई का लगभग 9.5 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने घोषणा किया। और एमएसएमई वगैरह जो एनबीएफसी और एमएसएमई है उनकी क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट अवेलेबिलिटी के साथ रिस्क कौन लेगा उसको रिस्की सेक्टर मानते थे, तो उनका रिस्क जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह लेने को तैयार नहीं थे, तो उसका जो फेलियर का या बोरोइंग का जो रिस्क है, डेट का रिस्क है, केंद्र सरकार ने अपने ऊपर क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के तहत लिया है और लगभग 4.5 लाख करोड़ का जो एमएसएमई सेक्टर वगैरह के लिए फंड एलोकेट किया, उसमें मैक्सिमम रिस्क केंद्र सरकार ने अपने ऊपर लिया और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। और जो सरकार के पास लिक्विड फंड है उसमें यह बात हम लोग मान रहे हैं आज के समय में कि जितना भी लिक्विड फंड है जो हमें जनरेट करना है वह जो जिसमें वेलोसिटी ऑफ मनी ज्यादा है, जहां पे कंजम्पशन ज्यादा हो सकता है, जहां पे पैसे की ज्यादा आवश्यकता, यानी रूरल एरियाज में, या जो गरीब लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो डेली रेडी वाले हैं, डेली वेजर्स हैं, उन लोगों तक सीधा पैसा पहुंचे तो वह ज्यादा इकोनॉमी में बेनिफिट जनरेट कर सकता है। तो उन लोगों तक पैसा सीधा पहुंचाने का प्रयास किया है
लार्ज कॉर्पोरेट हाउस को क्रेडिट अवेलेबिलिटी के थ्रू पैसा प्रोवाइड करने का कोशिश किया है, और मीडियम और मिडिल इनकम जो ग्रुप है जिनके लिए, उनके लिए मान के अभी वर्तमान में सरकार सोचती है कि उनके लिए इकोनॉमिक रिवाइवल जितना फास्ट होगा उसके थ्रू ही वो उनको ज्यादा फायदा हो सकता है। तो जो रिसोर्स एलोकेशन है उसका बेनिफिशियल एलोकेशन जो है वह रूरल एरियाज में और गरीब लोगों के पास ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, प्रधानमंत्री जो अभी जो रोजगार योजना है उनके तहत उन लोगों तक, और मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों के लिए लगभग 50,000 करोड़ का प्रोविजन किया है, और जो राशन देने की बात है उसमें 1.5 लाख करोड़ का नवंबर तक का प्रोविजन केंद्र सरकार ने किया है। तो लगभग ऐसा 20-21 लाख करोड़ का वेरियस उसमें पैकेज के रूप में स्टिमुलस पैकेज के लिए सरकार ने प्रोवाइड किया है। और इस स्टिमुलस पैकेज को भी ग्लोबली, चाहे हमने जापान का, यूएसए का, उसको कंपैरेटिवली समझ के देखा है तो उसमें भी तीनों कंपोनेंट होते हैं। डायरेक्ट फिस्कल स्टिमुलस जिसमें लिक्विडिटी इन्फ्यूजन इन द सेक्टर्स वेयर it is most required is done, and the credit is also a part of the thing, and other kind of equity infusion is also part of this, and reform is also a part of this. So आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इस सारी चीजों को लेके चलना है, बट ये कोविड से और चाइना के डिसएंगेजमेंट के साथ इसको लिमिटेड रूप से अगर हम सोचेंगे देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं रियल इश्यू से डाइवर्ट हो जाएंगे। और इस बात का भी हमें ध्यान में रखना है कि ये लार्जर परसेप्शन है जो केवल प्रोटेक्शनिज्म को शॉर्ट टर्म तो हम मेजर लेके चलेंगे, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के तहत हम लोग इंप्रूव करके उसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करके, टिल दैट टाइम आवर इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स becomes globally competitive. So we will go for protectionism, but we have to at a point of time integrate our economy to global and regional supply chain to establish and make India a global superpower. बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। आपने सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं और जो इनिशिएटिव लिए हैं सरकार ने गरीबों तक सहायता पहुंचाने के, और जो सबसे ज्यादा प्रभावित तबका है कोविड के कारण उसको सहायता पहुंचाने का, और इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने के लिए जो नीचे से प्रयास किए हैं किसानों के लिए और मजदूरों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए, तो उसके ऊपर आपने विस्तृत जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न हैं भगवती जी, भाई साहब आपके लिए प्रश्न है कि चाइना से जो आपने बात रखी है, एपीआई का जो आपने बताया, एपीआई का जो इंपोर्ट जिस तरह से बढ़ा, तो प्रश्न ये आया है कि जिस तेजी से बढ़ गया, और अगर चाइना उस इंपोर्ट को अगर हमें एक्सपोर्ट करना बंद कर दे या किसी कारण से उसमें कोई दिक्कत आ जाए, किसी तनाव के कारण या किसी भी कारण से, तो फिर इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के पास ऑप्शन क्या है? एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वह चाइना के मुकाबले कहाँ है, और क्या इंडस्ट्री उसमें पर्याप्त खर्च कर रही है? उसी के साथ एक प्रश्न है उससे जुड़ा वही कि जो हमने क्या इनिशिएटिव लिए हैं या हमें क्या रिक्वायरमेंट है इंटेलेक्चुअल कैपिटल के लिए और पेटेंटिंग और कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ नॉलेज के लिए। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा तो पहले दो बातें कर दूं। एक गोपाल जी की चर्चा में भी आया था कि इंडिया ने जो आजादी के 40 साल तक जो प्रोटेक्शनिज्म दिया इंडस्ट्री को, और आज ये बात हो रही है कि हम प्रोटेक्शनिज्म, मुझे लगता है कि उस समय हमने समाजवाद के नाम पे इंडियन इंडस्ट्री को डोमेस्टिक डिमांड का 20% भी मैन्युफैक्चरिंग करने की छूट नहीं थी। या तो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्वेशन था, या हमारा इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट के तहत हम मतलब जो है 1951 के एक्ट के तहत लाइसेंस देते ही नहीं थे। इसलिए शक्कर, सीमेंट, साइकिल के टायर से लेके कार, ट्रक, बस, हर चीज की शॉर्टेज थी। तो इसलिए उसको हम प्रोटेक्शनिज्म का कारण नहीं मान सकते। वो समाजवादी मायोपिक विजन ऑफ दी जवाहरलाल जी, इंदिरा जी का, मतलब मैं क्लियर कट उसको वो कहता हूं कि हमने इंडियन इंडस्ट्री को कभी ग्रो नहीं करने दिया। तो इसलिए जहां तक बात प्रोटेक्शनिज्म की है, तो अभी जो आया कि क्या इंडियन इंडस्ट्री R&D पे खर्च करके और ग्रोथ एक्वायर कर रही है क्या?
उसका सरकार पे ये विश्वास नहीं है कि डंपिंग के केस में उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब यह है कि कोई अगर इन्वेस्टमेंट करता है और कोई नेसेंट इंडस्ट्री डेवलप होती है, तो वर्ल्ड का हर कंट्री अपने यहाँ इंडस्ट्री को इनिशियली, जैसे सोलर में मैंने कहा 49 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स थे, तो कम से कम हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बंद नहीं हो जाए, क्योंकि इंडस्ट्री R&D में तभी खर्च करेगी जब उसको लगता है कि आई वुड बी एबल टू सर्वाइव। क्योंकि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है कि एक निश्चित सीमा तक ग्रो करने के बाद वह मतलब जो है एक तरह से सेल्फ सस्टेन होती है। और दूसरा जो एक सबसे पहले अपने उस मूल प्रश्न पे जो पहले सबसे पहला प्रश्न था कि एपीआई के मामले में क्या इंडिया वुड बी एबल टू सस्टेन 100%, क्योंकि ये सारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हम बनाते आए हैं। चाइना ने हमको टारगेट करके डंपिंग शुरू किया, तो वो सारी हमारी इंडस्ट्रीज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल गई। अब हमारे बैंकिंग लॉज कहते हैं कि जो इंडस्ट्री एनपीए उस एंटरप्रेन्योर के कारण नहीं हुई, एनपीए जो हुआ वो हम डंपिंग किया चाइना ने, और हम ये विजन नहीं लगा पाए कि भाई ये 4,500 रुपए किलो उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है और कर रहा है, तो हमें अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। कम से कम एस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, हमारा बहुत प्रेशर लगे हैं, तो वो हमने नहीं किया। तो अब मुझे लगता है कि वो सारी इंडस्ट्रीज रिवाइव हो जाएंगी अगर हम थोड़ा सा उसमें एनपीए से भी रिलैक्स करना होगा कि जो अगर हम चाइना पे डिपेंडेंस एक इशू है और एनपीए का हमारा इंटरनल कानून दूसरा इशू है। अगर हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स अगर जो क्लोज हो चुके हैं उनको भी रिवाइव करने के लिए उनको सपोर्ट दें, और नई ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर हमने कोई 5 साल 7 साल का कोई अगर रोड मैप बनाए तो भाई इसमें वी विल गिव प्रोटेक्शन टू दी डोमेस्टिक इंडस्ट्री। कोई भी एंटरप्रेन्योर अपना इन्वेस्टमेंट डुबोना नहीं चाहेगा कि वह आज अगर ग्रीनफील्ड वेंचर लगा है और कोई फॉरेनर उसको कॉस्ट से आधी कीमत पे डंपिंग शुरू कर दे, ये हमें विजन लगाना है। जैसे उदाहरण के लिए सोलर पैनल्स में 2014 में कॉमर्स मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई कि चाइना अपनी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से भी कम कीमत पर डंपिंग कर रहा है। विद इन 90 डेज या 45 डेज, मुझे ठीक याद नहीं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को एंटी डंपिंग ड्यूटी का नोटिफिकेशन निकालना था, वो हमने नहीं निकाला। तो जब कॉमर्स मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आ गई थी कि चाइना डंपिंग कर रहा है, डंपिंग वह कहलाता है जब वह अपनी खुद की डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से भी कम में बेच रहा है। तो ये बहुत दुनिया के सभी देश ये विजन काम लेते हैं। मुझे लगता है कि हमें भी अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना होगा। दूसरा, जहां तक बात इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स की है, हम अपने आप को इंटरनेशनल सप्लाई चेन का कंपोनेंट वो तो तब मानेंगे कि जब हमारे यहाँ कोई रेफ्रिजरेटर बना रहा है और उसको कोई कंपोनेंट इंटरनेशनल सप्लाई चेन का चाइना या अमेरिका से कहीं से लाना है। हमारे यहाँ तो हो ये रहा है कि हमारा मेड बाय इंडिया ब्रांड नहीं है जिसमें कि हम कोई इंटरनेशनल सप्लाई चेन का कंपोनेंट लाए। हमारे ये होता है कि वह जो फॉरेन ब्रांड ओनर है वह अपने सारे कंपोनेंट्स अलग अलग देशों में अपनी ब्रांचेस से लाता है और वो ब्रांच ट्रांसफर होता है। जो हम कहते हैं कि हमारा 2% जो शेयर है वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स में, एक्चुअली वो आधा % ही है, क्योंकि प्राइस नेगोशिएटेड एक्सपोर्ट्स नहीं है, वो खाली ब्रांच ट्रांसफर है। मान लो BMW कंपनी अपना हॉर्न इंडिया में बनाती है, बाकी का कंपोनेंट्स बाहर से लाती है, तो वो उसी की ब्रांच से विदाउट एनी प्राइस नेगोशिएशन वो कंपोनेंट्स लाती है और दूसरे हमारे देश में जो कंपोनेंट्स बनाती है वो उस देश में ले जाती है। मुझे लगता है कि हमारा प्राइस नेगोशिएटेड जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो लगभग समाप्त होते जा रहे हैं और इंटरनेशनल सप्लाई चेन का प्रश्न नहीं है। यहाँ केवल हम मेड बाय अदर कंट्रीज ब्रांड को केवल यहाँ असेंबल कर रहे हैं, इसलिए एक ये मुझे बड़ी चैलेंज लगता है। और मूल बात यह है कि हम R&D पे खर्च क्या करें। हमारे यहाँ तो जैसे आज की तारीख में हम देखते हैं कि अपने देश में 25 से ज्यादा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, तो हमको तो लगता है कि शायद हम अपने देश में ये सारी मेट्रो ट्रेन बना रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली होता ही है जैसे ये चाइना वाला अभी दिल्ली मेरठ वाला जो कॉरिडोर हमने ट्रैक कंस्ट्रक्शन का चाइनीज को दिया था 1126 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, वो तो कैंसिल हो गया, लेकिन उसमें रोलिंग स्टॉक चलाने का काम भी हमने बॉम्बार्डियर एक कैनेडियन कंपनी को दिया था। और इसी तरह से हमारा क्या करता है, हम मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बनाते हैं, 150-200 सरकारी कर्मचारियों को उसमें लगा देते हैं और फिर ठेका देते हैं कि भाई मल्टीनेशनल को, चाहे वो थेलस को देते हैं, चाहे एल्स्टॉम को देते हैं, चाहे बॉम्बार्डियर को देते हैं, और उनसे कहते हैं कि आप अपना रोलिंग स्टॉक लाओ या वो यहाँ असेंबल कर लेते हैं डब्बे और आप चलाओ और देश की जनता से पैसा लो
और आप अपना प्रॉफिट बाहर ले जाओ। तो मूल बात, चाहे हम अगर 150 किलोमीटर की वेलोसिटी की नहीं, हम 60 किलोमीटर वेलोसिटी की भी अगर मेट्रो ट्रेन बनाए, लेकिन कहीं न कहीं हमें अपने देश में आज वर्ल्ड शिप बिल्डिंग में हमारा लेस देन 1%, आधे परसेंट से भी कम है। हमारी 7100 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है और हम वर्ल्ड में थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हैं और हमारा वर्ल्ड शिप बिल्डिंग में आधा परसेंट हिस्सा है। और कोरिया, जिसकी पॉपुलेशन और एरिया हमारा केवल 5% है और उसका वर्ल्ड शिप बिल्डिंग में 24% शेयर है। तो कहीं ना कहीं हमें यह सोचना होगा कि ये जो ग्लोबलाइजेशन में एक्चुअली हमने अपना इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं ले जा पाए, हम अपने एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन हमने किया क्या, एक तरह से ग्लोबल इन्वेजन इन्वाइट किया, फ्री मोबिलिटी ऑफ गुड्स हमने इंपोर्ट लिबरलाइज किया तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी समाप्त हो गई। उसके बाद उनको यहाँ टेक ओवर कर लिया फॉरेन मल्टीनेशनल्स ने और हमने एफडीआई खुला किया, फ्री मोबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऑलमोस्ट आज की तारीख में 80% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज फॉरेन ओन। सवाल ये उठकर खड़ा होता है कि इस देश के उत्पादन के साधनों को, इंडस्ट्री, कॉमर्स, एग्रीकल्चर को हु वुड ओन, वेदर वी इंडियंस और फॉरेनर्स। आज तो एग्रीकल्चर में भी फॉरेन ओनरशिप आ रही है। अब देखिए, किसान अन्नपूर्णा आटा से लेके नेचर फ्रेश कारगिल का आटा, हिंदुस्तान लीवर का, यानी कि वो किसान की जमीन को ठेके पर लेके खेती करवाते हैं। अपना गेहूं का बीज देती है कारगिल कंपनी, किसान उसके लिए पटाईदार हो गया, उसके बाद उसने बड़ी फ्लोर मिल डाली है। यानी खेत खलियान से किचन तक की फूड सप्लाई चेन, और इसको हम कहें कि ये इंटरनेशनल सप्लाई चेन है। तो मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल सप्लाई चेन के टर्मिनोलॉजी को हम यूज करके और इस मिसनॉमर में नहीं रहना चाहिए और हमें कहीं न कहीं मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, चाहे रेलवे में, चाहे वो जूते के पॉलिश में, हर एक में वी हैव टू रोल आउट मोर एंड मोर मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। और इसमें मैंने जो बात कही थी, मैंने शुरू में एक्सप्लेन नहीं की थी। आज जैसे जापान का जो इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म है, आज जापान में केवल, जैसा मैंने कहा था, 4% विदेशी कारें बिकती है। तो कहीं कहीं हमको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना होगा। जैसे एक उदाहरण देके अपनी बात को पूरा करूंगा। जब मेरी आयु के जो लोग, उन्हें याद है पुराने जमाने में कैमरा रोल आते थे। कोडाक अमेरिकन था, फ्यूजी जापानी था। 70% कोडाक बिकता था, दुनिया में क्वालिटी अच्छी थी, पर जापान में एक भी कैमरा रोल कोडाक नहीं बिकता था, केवल फ्यूजी बिकते थे। तो बीच में मिड 90s में कोडाक कंपनी ने अपने कैमरा रोल की कीमत आधी कर दी, फ्यूजी से आधी कीमत में वो कैमरा रोल वहां मिलने लगा। फिर भी एक भी जापानी नागरिक उसको, कोडाक को नहीं खरीदता था और फॉरेनर्स घूमने जाते तो वो खरीद के ले आते थे। फिर कंपनी ने थकार के अपनी प्राइस वापस। तो कहीं न कहीं हमें, मुझे तो लगता है कि आज की तारीख में 4 काम करने होंगे। एक तो वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ स्वदेशी, या हम ये कहें कि इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म, आर्थिक राष्ट्र। दूसरा, हमको कहीं न कहीं होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए फिस्कल स्टिमुलस देना चाहिए। फिस्कल स्टिमुलस के लिए केवल गेहूं चावल बांटने से काम नहीं चलेगा। फिस्कल स्टिमुलस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्री कंसोर्शियम बनाने होंगे। यानी कि अगर मान लो हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अगर 50 कंपनियां हैं, तो उन सबका कंसोर्शियम बना के उनके R&D में गवर्नमेंट कहीं कहीं पार्टिसिपेट करेगी और उनको प्री कॉम्पिटिटिव रिसर्च के लिए, आज अमेरिका में 80% जो R&D का एक्सपेंडिचर है वो कंसोर्शियम रूप से अमेरिकन गवर्नमेंट करती है। तो आज जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा कि फिरोजाबाद में कांच के 520 कारखाने थे, आज 150 बचे। अब क्यों बचे हैं? क्योंकि वो 700 डिग्री के फर्नेस पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो उतना ड्यूरेबल नहीं होता है। चाइना 1300 डिग्री के फर्नेस में करता है। अब वो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स की कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना फर्नेस की डिजाइन डेवलप कर सके। तो कहीं ना कहीं हमें कांच के मैन्युफैक्चरर्स का कंसोर्शियम बनाना होगा। वो कुछ एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें और उसमें जितना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका 3 से 4% कहीं ना कहीं हमको गवर्नमेंट उनको फंडिंग करके और हमको अपनी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना होगा। ये मेरा सबमिशन। आपसे प्रश्न है कि अभी सबसे बड़ा जो संकट, अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई सरकार के पास रेवेन्यू कम है, हाँ। सरकार पैसा कहां से दे, और डिमांड बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से लगभग जो टोटल हमारा बजट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो सिर्फ सैलरी, पेंशन देने में और ब्याज देने में निकल जाता है। तो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो वैसे भी कम था, तो अब तो और भी कोई संभावना रहेगी नहीं। तो फिर वापस इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए? तो ये सरकार के संसाधन कम होने के कारण अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव हो सकता है और उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस पे आप जरा प्रकाश डालिए। 2 बातें हैं। एक तो संसाधनों की यूं कमी नहीं है,
आज हम देखें बैंकों ने 8 लाख करोड़ रुपया रिवर्स रेपो रेट इतनी कम होते हुए भी आरबीआई में पार्क कर रखे हैं, क्योंकि कोई लोन लेने पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि हमारे देश में हमने इन्वेस्टर को एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए, वो हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, नंबर 1। दूसरा, जो खास फिस्कल रिसोर्सेज की बात है, दुनिया के सारे देशों ने मनी एक्सपेंशन का सहारा लिया है। आज हमारी मनी सप्लाई टू जीडीपी 77%, चाइना की इट इज 124%, यानी जितना उनका जीडीपी है उससे 124% की मनी सप्लाई, M2 मनी सप्लाई है। और अगर हम जापान का देखें तो 180% उनकी मनी सप्लाई है। और अगर हम कोरिया, मलेशिया, सारे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने कहीं ना कहीं अपना मनी एक्सपेंशन किया है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने 2008 के बाद उसकी आर्थिक मंदी में न तो वो किसी विदेशियों कंपनियों को कहा कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, न वो किसी आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास सहायता के लिए गया, उसने क्वांटिटेटिव ईजिंग किया $4 ट्रिलियन का, यानी कि 40 खरब डॉलर का उसने मनी सप्लाई को बढ़ाया। और हम ये देखते हैं जापान ने भी ऑलमोस्ट $700 बिलियन का, और यूरोप ने भी मतलब तय किया। अभी अमेरिका ने इस कोविड के बाद $700 बिलियन का क्वांटिटेटिव ईजिंग किया है, और अपनी कंपनियों के इवन कर्मचारियों की 3 महीने की सैलरी 80% तक उसने रीइंबर्स की है। तो कहने का मतलब यह है कि हम मतलब जो आज अगर हम M2 मनी सप्लाई एक्सपेंशन की बात सोचते हैं, उसको अगर हम कहीं गेहूं चावल बांटने में अगर खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन अगर उसको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल में डालते हैं, उस स्पेशल पर्पस व्हीकल से हम देश में मेट्रो ट्रेन की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में हम इन्वेस्ट करने के लिए पैसा दें लो इंटरेस्ट रेट पे। हम देश में आज सोलर पैनल जो 90% चाइना से आ रहे हैं उनके लिए, अब है क्या, सिलिकॉन इनगॉट कैसे बनता है? 1000 डिग्री पे सिलिका हमारे देश में अथाह है, उस सिलिका को 1000 डिग्री पे गर्म करना है, इग्नाइट करना है, और उससे सिलिकॉन इनगॉट बनेंगे, और सिलिकॉन इनगॉट से थिन ग्राफिटिंग, और थिन ग्राफिटिंग से फोटोवोल्टाइक सेल और पैनल। तो कहीं ना कहीं हमको we have to think of expanding money M2 मनी सप्लाई, जो दुनिया के अन्य देशों ने किया है। अब हमारे पास 2 ही विकल्प है, या तो मनी सप्लाई एक्सपांड करें और उसको कंजम्पशन पर्पस में ले जाने के बजाय डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस करने में ले जाएं, जिससे वो लॉन्ग रूट से डिमांड पैदा करेगा। तब तक क्या होगा कि जितनी मनी सप्लाई हमारी एक्सपांड होगी, मान लो हमने 50 लाख करोड़ की मनी सप्लाई एक्सपांड की, और अगर इकोनॉमी 75 लाख करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया, तो वो इन्फ्लेशनरी नहीं होगा। तो हमें एक बहुत कैलिब्रेटेड वे में मनी सप्लाई के साथ मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करके और इकोसिस्टम प्रोवाइड करके प्रोटेक्शन देना पड़े तो भी देखें, और करेंगे तब तो हम इसमें से निकलेंगे, और बाकी नहीं तो हम आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी अपने देश का कुल इंडस्ट्री, कॉमर्स, एग्रीकल्चर सब कुछ फॉरेन ओन्ड कर लेंगे। और हम एक प्रकार से आज मेरा बच्चा इंजीनियरिंग करता है, ओप्पो या वीवो में काम करेगा, सैमसंग या सैमसंग में काम करेगा। मतलब मुझे तो ये लगता है कि जब नवाब सिराजुद्दौला पे अटैक किया तो क्लाइव के पास 3300 सैनिक थे, उसमें से 700 अंग्रेज थे, बाकी 2600 हिंदुस्तानी थे, यानी कि दे हायर्ड सोल्जर्स फ्रॉम इंडिया। फिर मीर जाफर को खरीद लिया पैसा देके, 50,000 की वो सेना में। आज हम हमारे टेक्नोक्रेट्स, कोई गूगल के लिए काम कर रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहा है, कोई बोम्बार्डियर के लिए काम कर रहा है, कोई एल्स्टॉम के लिए काम कर रहा है। मतलब वी आर वर्किंग टू इंक्रीज वेल्थ ऑफ अदर नेशंस एट द कॉस्ट ऑफ क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज विद इन इंडिया। हमें कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर सोचना होगा कि वी हैव टू थिंक ऑफ क्रिएटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज ओन्ड बाय इंडियंस। इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा, और नहीं तो आज हो ये रहा है कि हम केवल और केवल असेंबली लाइंस का ऐसा कंट्री बन गया जहां आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी खत्म हो गया। प्राइस नेगोशिएटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है। हम देखते हैं व्हर्लपूल अपना रेफ्रिजरेटर कहीं से लाती है, वाल्व कहीं से लाती है, और वही असेंबल करती है। तो केवल ब्रांच ट्रांसफर्स बचे हैं। आज हमारे यहाँ प्राइस नेगोशिएटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स नहीं है केवल। तो हमें कहीं ना कहीं इस बात पर सोचना होगा कि मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स को हम प्रमोट करने के लिए। अब देखिए, हम कंसोर्शियम रूट का आप अगर एग्जांपल लें, बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे कंसोर्शियम का आता है एयरबस का। सारे वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट अमेरिका ही बनाता था। बोइंग ले लो, मेट्रो, लॉकहीड मार्टिन ले लो, सारी कंपनी। यूरोप में कोई वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट नहीं था, तो यूरोप ने सोचा कि हमारा भी कोई वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट होना चाहिए। तो उन्होंने सर्वे किया तो देखा कि छोटी छोटी एरोस्पेस स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं यूरोप में जो अपना एयरक्राफ्ट नहीं बना सकती।
तो उन्होंने एक एयरबस कंसोर्शियम बनाया 4 देशों के एरोस्पेस स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर्स को लेके, इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस। और उन सारे छोटे-छोटे एरोस्पेस स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर्स जो अमेरिकन वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट के लिए हिस्से पुर्जे बनाते थे, उन सब में काम बांटा। अच्छा, आप रडर बनाओगे, आप फ्यूजलाज बनाओगे, आप ये बनाओगे, और अल्टीमेटली दे ब्रॉट एयरबस। बहुत साल तक एयरबस कंसोर्शियम के रूप में ही काम करता था। अब जाके उन्होंने उसको एयरबस कॉर्पोरेशन बनाया। तो मुझे लगता है कि हमें भी अपनी अगर मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स अगर डेवलप करने हैं, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंडस्ट्री कंसोर्शियम उद्योग सहायता संघ विकसित करने होंगे। अमेरिका ने 84 में कोऑपरेटिव रिसर्च एक्ट बनाया, जिसमें ऐसे कंसोर्शियम में सारे मेंबर्स के रोल्स, रिस्पांसिबिलिटी, शेयरिंग ऑफ दी बेनिफिट्स क्या होंगे। तो हमें कहीं न कहीं अभी अपने देश में मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स लॉन्च करने के लिए कंसोर्शियम अप्रोच पे सोचना होगा, और उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिस्कल स्टिमुलस देने के लिए अगर हमको मनी M2 मनी सप्लाई भी एक्सपांड करना पड़े, तो फॉरेन डिपेंडेंट होने से मुझे लगता है कि वी शुड गो फॉर दैट। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। फिस्कल जो स्टिमुलस का इंपॉर्टेंस, उससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न दूसरा, क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरिंग पे और उस पे सारी बातचीत हो रही है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है और हमारी जो प्राथमिकता है, वह नौकरी की रह गई। कि भाई बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो, तो उसे किसी मल्टीनेशनल में पैकेज मिल जाए, किसी के लिए जॉब करे, जो विषय थोड़ा भगवती जी भाई साहब ने भी टच किया। तो कहीं वो जो मानसिकता समाज की भी बनी और जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था हमने विकसित की है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप को, और जिसको हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग को, उसको हमने बढ़ावा देने की बजाय हमने नौकरी का रास्ता पकड़वाया हमारे युवाओं को। और उससे भी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो मजबूती मिलनी चाहिए थी ग्राउंड लेवल पे, वो नहीं मिल पाई, और स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो खड़े होने चाहिए थे, उन्हें मजबूती मिलनी चाहिए थी। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि क्या हमने बहुत ज्यादा सर्विस सेक्टर पे फोकस किया और मैन्युफैक्चरिंग को और एग्रीकल्चर को उतना ध्यान नहीं दिया, तो उसका इम्पैक्ट क्या आज हमें कुछ भुगतना पड़ रहा है, या सर्विस सेक्टर को बूस्ट करते हुए भी हम एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग को साथ में तैयार कर सकते हैं, ताकि हमारे सब, जैसा आपने बात कही दीनदयाल जी की, भाई हर हाथ को रोजगार हो, तो हर हाथ को काम हो, तो वो कैसे अचीव हो, इस पे आप थोड़ा अपना रखें। तो दो प्रश्न हो गए, फिस्कल डेवलपमेंट का, और दूसरा ये रोजगार सर्विसिंग और सर्विस सेक्टर। जी गोपाल जी। हाँ, फिस्कल स्टिमुलस के ऊपर सब लोग एग्री करते हैं कि फिस्कल स्टिमुलस चाहिए। अब फिस्कल स्टिमुलस किसको चाहिए? एक बात यह होती है, जो समाज में गरीब और पिछड़ा वर्ग है या एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, उसको हम लोग मान के चल रहे हैं कि उसको ज्यादा फिस्कल स्टिमुलस सीधा बेनिफिट कैश ट्रांसफर के थ्रू चाहिए, और उसके ऊपर सरकार अपने रिसोर्स एलोकेशन मैक्सिमम कर रही है। 1,72,000 करोड़ का तो पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किया, उसके बाद मनरेगा के तहत जो प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 करोड़ का और एलोकेशन किया। रेडी वाले, पटरी वाले और जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स के हैं, उनको 3 लाख करोड़ का केंद्र सरकार ने पैकेज के अंदर घोषणा की, और 1.5 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर को, एफपीओ को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए केंद्र सरकार ने यह घोषणा की। तो यह लगभग 2.5 लाख करोड़, और उसके बाद ये जो राशन वगैरह का ये करते हैं, तो इस सारे से स्टिमुलस से एक चीज तो ये है, उस तबके को जितना मैक्सिमम दे सकते थे सरकार आगे भी देगी, प्रयास कर रही है। दूसरा बात, ये प्रश्न आ रहा है कई लोगों को कि मिडिल क्लास को और एमएसएमई सेक्टर को फिस्कल स्टिमुलस कैसे दिया जाए। तो उसके लिए हमने, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसको इकोनॉमिक रिवाइवल के थ्रू ही फिस्कल स्टिमुलस दे सकते हैं। ये आज के स्थिति में केंद्र सरकार की सोच है। इसके लिए रिसोर्स टोटल, उसके लिए रिसोर्स जनरेशन कैसे होगा, उसके लिए जो फिस्कल डेफिसिट की फिगर है उसको रिलैक्स केंद्र सरकार ने कर दिया है। बोरोइंग जो आज की डेट में 67% है बजट की, उसको केंद्र सरकार 80 और 90% तक के आने वाले समय में ले जाना पड़ेगा। यह बात के लिए मानसिक रूप से कई लोग डिस्कस कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। प्रदेश सरकारों का भी उसमें फिस्कल डेफिसिट है। तो हम कितना बड़ा फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमी में झेल सकते हैं, इस चीज को भी हमें देखना है। हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसको रिलैक्स कर रहे हैं,
इक्विटी लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए काम में ले रहे हैं, लेकिन उस फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग और किस तबके को ज्यादा कैश डायरेक्ट बेनिफिट इंफ्यूजन करना है, इसको ध्यान में रख के उन तीनों को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कई बार चर्चा आती है, मुझे पूरी बात बीच में छूट गई थी, कुछ चीजें मैं नहीं सुन पाया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के साथ मेरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन वगैरह के साथ भी काफी इंटरेक्शन है। वो कहते हैं कि हमें डेट फाइनेंसिंग से केवल हमारा एक तो फायदा होगा नहीं, हम ओवर लीवरेज बैलेंस शीट को लेके नहीं चल सकते। उनकी जो डेट सर्विसिंग की कैपेसिटी जिसको कहते हैं, कि जो इन्वेस्टमेंट है उनका अपना, उसमें कितना इक्विटी और कितना लोन है, उसकी जो रेशो है वह बहुत ज्यादा डेट की तरफ नहीं बढ़ सकता, इसलिए उनकी डेट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उनकी कम है। अब इक्विटी इन्फ्यूजन के जो मैकेनिज्म हैं, सरकार इक्विटी कितनी दे सकती है, उसके एक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं सरकार के पास। तो सीधे इक्विटी एक तो नहीं बहुत ज्यादा लेवल पे डाल सकती, जबकि कुछ चीजें उसमें की हैं जो इक्विटी फाइनेंसिंग के लिए गारंटी वगैरह की बात की है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या, उन लोगों का कहना है कि हम इन्वेस्टमेंट जो लार्ज भी कहीं भी केवल लिक्विडिटी से इन्वेस्टमेंट नहीं प्रोपेल करेंगे, हमारी इकोनॉमी में डिमांड कम है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड उनके हिसाब से कम है, तो एक तो हम चाइना से इंपोर्ट, जो सस्ता माल है इंपोर्ट, उसको रोक के डोमेस्टिक डिमांड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस इंडस्ट्रीज के लिए, और उनको उस प्रोडक्ट को एफिशिएंट बना के, कॉम्पिटिटिव बना के, कंज्यूमर एक्सपीरियंस को भी हमें आज की डेट में उस चीज को भी ध्यान रखना। अगर प्रोडक्ट वगैरह सब लोग मोबाइल और ये सब विदेश के ले रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट एफिशिएंट है उनके, तो कंज्यूमर एक्सपीरियंस को भी इंटीग्रेट करना है, और उसके साथ हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के डिमांड को प्रोटेक्ट करने का भी है। और डिमांड इकोनॉमी में बढ़ेगा तब इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरी है। तो यह जो कंज्यूमर डिमांड एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ पे आज की डेट में, डिमांड जो फॉल कर रहा है वह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो रूरल इकोनॉमी से ही वह डिमांड बढ़ सकता है, उसमें क्योंकि इक्विटी खर्चे के ज्यादा, वो जितना पैसा उनको जाता है तो उससे ज्यादा वो खर्चा करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। तो जो वोकल फॉर लोकल है, वह नॉन असेंशियल आइटम या अपने छोटे आसपास के इलाके से हम उसको कंजम्पशंस को ड्राइव कर सकते हैं, और स्वदेशी की बात जहां पे आती है या लोकल कंजम्पशन की बात आती है वो कर सकते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर आगे बढ़ाना, जो हमारा टारगेट है आज मैन्युफैक्चरिंग का 15% कंट्रीब्यूशन है उसको जीडीपी का, उसको 25% करना है, तो हमें अपनी इकोनॉमी को ग्लोबली खोलना पड़ेगा, और उस चाहे उसके कारण टेक्नोलॉजिकल इंपोर्ट भी जरूरत होती है, और केवल सर्विस इंडस्ट्री से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर सेक्टर, क्लस्टर डेवलपमेंट, घरेलू उद्योग, इन सब से हम बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल है जिसके आगे इनका बहुत पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं। आज मात्र 13% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है, 57% हमारी जनसंख्या, तो वो कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर है उसको वहां से डाइवर्ट करना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म में। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथ देना है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड करना है, उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करनी है। कई जगह कंफ्लिक्टिंग हो जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहता है आप लेबर में हमें लिबरलाइज कर दो, लेबर लॉज में लिबरलाइज कर दो, और आप अदरवाइज हमें प्रोटेक्शनिस्ट लॉ कर दो। तो ये जो डायकोटोमी हो जाती है वो डिस्कशन में, नरेशन में कई बार दिक्कत करते हैं। लेकिन फिस्कल स्टिमुलस जरूर आवश्यक है, उसको हम कर रहे हैं, और वह जो नीचे के लोअर स्टेट ऑफ द पॉपुलेशन में डायरेक्ट फंड इन्फ्यूजन कर रहे हैं, बीच वाले के लिए इकोनॉमिक रिवाइवल का प्रयास कर रहे हैं, और अपर जो इंडस्ट्रियल वगैरह हैं उनको क्रेडिट अवेलेबिलिटी और जो रिफॉर्म्स है, चाहे मॉरेटोरियम है या जो फोर्स मेजर क्लॉज है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में रिलैक्सेशन है, एनपीए के आइडेंटिफिकेशन
के लिए भी बहुत सारे रिलैक्सेशन दे दिए हैं कि इस साल कोई भी नया एनपीए नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और जैसा आपने कहा कि उसके कारण भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन हुआ। क्रिमिनलाइजेशन है, जो एक फियर साइकोसिस था, जो रिस्क एवर्शन है, बैंक लोन देने वालों के अंदर भी रिस्क एवर्शन था, लेने वालों के अंदर भी रिस्क एवर्शन था कि हम लोग, सरकार ने बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स एनपीए रिकवरी वगैरह के कर दिए हैं, तो लोन लेने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो उस सबको भी टैकल करके डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनी लॉ के भी बहुत सारे फैक्टर सरकार कर रही है। तो यह मतलब काफी बृहद रूप से सरकार काम करने का प्रयास कर रही है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग और खासकर एमएसएमई, इसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम, अगर आप अटल इनोवेशन मिशन को देखें तो आपको, और स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखें तो सरकार ने बहुत सारे प्रयास उनके इक्विटी के इन्फ्यूजन के लिए, उनके इक्विटी के लिए, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, मार्केट डेवलपमेंट के लिए बड़े सारे इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं और उसके लिए काम भी कर रहे हैं सरकार, चाहे उसके लिए टैक्स कंसेशन वगैरह की बात करें। लेकिन बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आइडियाज की बहुत शॉर्टेज है। जो रिसर्च होता है यूनिवर्सिटीज वगैरह में बहुत सारा, उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं है, उसका कमर्शियल कन्वर्जन्स नहीं है। तो वो आइडियाज जो शॉर्टेज है, उस चीजों को एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशन सिस्टम्स ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ के उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन रिसर्च वगैरह में डेवलप करेंगे तो इंडस्ट्री के लिए उसका बेनिफिट होगा और उससे उन लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के इनिशिएटिव भी आएंगे। और हमें माइंडसेट जरूर हमारे यूथ का चेंज करना पड़ेगा, चाहे हम स्पष्ट कह के करें कि व्हाइट कॉलर जॉब्स और नौकरियां एक लेवल के बाद सरकार नहीं प्रोवाइड कर सकती। 10 करोड़ जनसंख्या को, इतनी बड़ी जनसंख्या को हर साल इतना नया एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां नहीं मिलेगी। उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप वाले रास्ते पे बढ़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए जो जो सरकार के साथ आवश्यकता है, हमें फोकस, मैं तो इंडस्ट्री एसोसिएशन को भी कहता हूं कि आप प्रोटेक्शनिज्म के बजाय आप ये बोलिए ना सरकार को कि हमें पावर सस्ता दो, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव करो, हमें इंटरेस्ट रेट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करो, हमारे को लॉजिस्टिकल कॉस्ट कम करो, हमारे को लैंड कॉस्ट कम करो। इस पे जितना वो फोकस करेंगे उतनी एफिशिएंसी पूरे सिस्टम में जनरेट होगी। सरकार का फोकस तो यहाँ भी बहुत ज्यादा है। हम लोग तो पर्टिकुलरली हम लोग इस चीज पे काफी फोकस कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबल लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम मिले, टैक्स कंप्लायंस में सब्जेक्टिविटी कम हो, ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन ज्यादा सिस्टम हो। उसके अंदर कुछ कंपटीशन भी, कॉम्प्लिकेशन भी आता है, जैसे जीएसटी नेटवर्क के अंदर आज जीएसटी में आ रहा है, ई असेसमेंट की बात हो रही है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस आ रहे हैं, लेकिन ये हम सब फास्ट ओवरकम जल्दी कर लेंगे। गोपाल जी भाई साहब, एक सवाल आया है, प्रश्न ये आया है, जो मिडिल क्लास है उनमें से किसी का जॉब चला गया, सैलरी कट हो गया, उसके ऊपर लायबिलिटीज हैं, उसने कार का लोन लिया है, होम लोन ले रखा है और भी कुछ लायबिलिटी फैमिली की रहती है, तो ऐसे मिडिल क्लास के लिए भी कुछ स्पेशल इंसेंटिव सोचा जाए, ऐसा एक प्रश्न है। देखिए, ये जो आवश्यकता तो कई सेक्टर्स वाले भी आते हैं, मिडिल क्लास भी आती है, लेकिन उसमें सरकार उसके लिए क्या करे। जैसे रेडी वाले, पटरी वाले, छोटे छोटे उद्योगों वालों को, उनको भी हम मिडिल क्लास में ही मानते हैं। उन सब के लिए तो सरकार ने लोन की व्यवस्था और उसके लिए इक्विटी की व्यवस्था या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किया है। अब सीधे सब्सिडी, अगर इंडस्ट्री के लोगों को सैलरी देने के लिए सब्सिडी देने की बात कई लोग करते हैं, वह सरकार इस वक्त उस मूड में नहीं है। उस विचार से मतलब ये चलना भी नहीं चाहिए कि जो इनकी नौकरियां चली गई हैं या जिनके नौकरी के लिए, कुछ इंडस्ट्रीज को नौकरी के लिए सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, वो लोग मांग रहे हैं कि हम सरकार हमें सब्सिडी दे दे सैलरी देने के लिए। तो आज की स्थिति में सरकार की सोच इसमें नहीं है कि छोटे छोटे उद्योगों, लघु उद्योगों को, मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज को सरकार सैलरी के रूप में सब्सिडी दे।
लिक्विडिटी इन्फ्यूजन इकोनॉमी में पूरी तरह सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के थ्रू सब करने को आज की स्थिति में तैयार है, लेकिन रेडी वाले पटरी वालों को भी उसको कैपिटल इन्फ्यूजन के मैकेनिज्म भी देखने के लिए तैयार है कि उनको जो 50,000 मुद्रा लोन, और अभी पहले ये बात आई थी कि जो प्रोप्राइटरशिप और इंडिविजुअल बिजनेस अपने नाम से काम करते हैं उनको किसी तरह की बैंक की सहायता वगैरह नहीं मिली है, तो उनको अमेंड करके उसको इनकॉर्पोरेट करने की सरकार कर रही है, लेकिन सैलरी के रूप में सब्सिडी देने की बात केंद्र सरकार नहीं कर रही है। और अगर हमारे देश में 80 करोड़ की जनसंख्या के पास राशन कार्ड कि उसको राशन की आवश्यकता है और उसको राशन प्रोवाइड केंद्र सरकार कर रही है 135 करोड़ में, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जनसंख्या को केंद्र सरकार सहायता करने के लिए प्रयास कर रही है, वो कर रही है। तो उसके ऊपर जो थोड़े हैं उन लोगों को थोड़ा टफ टाइम है, लेकिन इकोनॉमिक रिवाइवल में ही उन लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यह व्यवस्था सरकार के माइंड में अभी आज के डेट में यह सोच है। भगवती प्रकाश जी, सर से मेरा सवाल है कि सरकार की नीयत अच्छी है, बताया बहुत सारी योजनाएं हैं गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में और खासतौर से अभी उसका जो प्रभाव तुरंत अर्थव्यवस्था पे वैसा आना चाहिए सरकार के निर्णयों का, वह उतना पॉजिटिव काफी लोगों को नहीं दिख पा रहा है। और ये जो आपने बहुत सारे विषयों को बड़ी डिटेल में समझाया कि कैसे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और बाकी विषयों के कारण, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए विषयों के कारण दिक्कत आई है, लेकिन अगर हम लार्जर मैक्रो पिक्चर को लें तो अर्थव्यवस्था में नीतियां और उनके प्रभाव, इनके बीच में व्यापक लेवल पे एक आम आदमी की समझ के लिए आपके हिसाब से कहाँ कहीं गैप आ रहा है और वो गैप को कैसे हम फिल कर सकते हैं? मुझे ये लगता है कि से हम लोग फिस्कल स्टिमुलस से लोगों को गेहूं चावल दे देंगे, उसको कितने साल देंगे? 5 साल, 10 साल, 20 साल। अगर हमको उन लोगों को अपना गेहूं चावल खरीदने के योग्य बनाना है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं न कहीं फिस्कल स्टिमुलस हमको उसके लिए भी देना होगा, यानी कि देश में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप हो, चाहे सनराइज सेक्टर्स के लिए हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन के लिए हो। लेकिन हमें कहीं न कहीं जो आज हम वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 3% कंट्रीब्यूशन, उस 3% में भी केवल फॉरेन ब्रांड्स के लिए असेंबली लाइंस चला रहे हैं हम ब्रांच ट्रांसफर से। अगर हम कहीं न कहीं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको कहीं न कहीं स्टिमुलस देके और देश में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से लेके और मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स आगे बढ़ाने के लिए हम करना होगा। हम अगर केवल फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करेंगे, चाइना ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जितना इनवाइट किया उससे ज्यादा उसने अपने डोमेस्टिक सेक्टर स्ट्रेंथन किया। आज अगर रेलवे में हम मतलब जो है एल्स्टॉम और बॉम्बार्डियर उन्हीं पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन चाइना ने अपनी 4-5 कंपनियों पे इतना बड़ा कर दिया कि आज वो यूएस से लेके, यूरोप से लेके और मिडिल ईस्ट से लेकर सब जगह रेलवे के बड़े बड़े ठेके, रोलिंग स्टॉक सप्लाई करना। कहीं न कहीं हमको अपनी डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए और फिस्कल स्टिमुलस उस दृष्टि से देना मुझे लगता है कि आज के समय में, ताकि लोग इस योग्य बन सके कि एम्प्लॉयमेंट मिले। आज हम देखें तो हमारे यहाँ एमएसएमई में भी का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में केवल 38% है, चाइना में 80%, सिंगापुर में भी 50% है, ताइवान में भी करीब 67% है, और उनका मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है एमएसएमई का। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन केवल टोटल मतलब जो टोटल एमएसएमई है 6 करोड़ 34 लाख से केवल 1/3 से कम मतलब मैन्युफैक्चरिंग में है। तो कहीं ना कहीं चाहे एमएसएमई में भी हमको मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा देना होगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम हम यूं कह सकते हैं कि इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, लेकिन पूरे 135 करोड़ के देश में आज की तारीख में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स नहीं। और हमारा सबसे जो मैंने कहा है कि यूनिवर्सिटी में आज इंडिया की 25% यूनिवर्सिटीज के पास भी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ नहीं है और एचपीएल से नहीं है, जो केमिस्ट्री में पीएचडी करवा रहे हैं।
जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस आज हमारे यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी करवा रहे हैं, उनके पास टेस्ट पैड्स नहीं है। या जो आज हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से वहां 4 GB रैम से ऊपर के कंप्यूटर्स नहीं है। तो एआई पढ़ाने और एआई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए तो जो हम कहीं ना कहीं हमारा इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच डिसजंक्ट के दो कारण है। एक तो हम केवल प्रोडक्ट असेंबल करते हैं, जैसे पासबुक प्रिंटर भी हम असेंबल करते हैं बाहर से कंपोनेंट्स ला, और हम अपना एटीएम भी असेंबल करते हैं। तो कहीं न कहीं हमको ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में हमको हो, इसके लिए हमको सपोर्ट देना होगा। और दूसरा, अगर वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होगी तो निश्चित रूप से डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन में एक मैन्युफैक्चरिंग जनरेट होगी, और उसमें जो एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मतलब डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन जो मैं कह रहा हूँ, उसमें इवन 3 टाइम्स टर्नओवर्स और मैन्युफैक्चरिंग जनरेट होती है। कहीं न कहीं हमको ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर देना होगा। यह करके ही हम देश को आगे कहीं एक कैपेबल नेशन के रूप में स्थापित कर पाएंगे। बाकी ठीक है, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट आज, बल्कि हम जो टेक्सटाइल में, फूड प्रोसेसिंग में, लेदर में जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स को अगर यहाँ ला रहे हैं, तो उनके ऑटोमेटिक प्लांट से कहीं न कहीं वो हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटीज को भी रिप्लेस करेंगे। तो हमें कहीं न कहीं यह एक सोचना होगा कि वेदर वी हैव टू जनरेट आवर डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स और वी हैव टू एक्ट एज ए सरोगेट मदर फॉर असेंबलिंग ऑफ द फॉरेन ब्रांड्स। मतलब ये हमको एक डिस्टिंक्शन करना है। हाँ बोलिए। हाँ, एक आपको याद होगा, मैंने एक सुझाव दिया था कि खासतौर से जब ये मिडिल क्लास की बात आई है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सरकार और कुछ नहीं, जैसे आप प्रगति भाई साहब ने कहा, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, अभी मेरे भी ध्यान में अनुभव में आया कि बैंकों ने, आरबीआई ने लगातार बैंकों से कहा अपना आप इंटरेस्ट रेट कम करते जाइए, उनका किया है, लेकिन बैंक जो लोन आगे ऑफर कर रही है वो आज भी पर्सनल लोन 15%, 16%, 18% पे कर रही है, और मुझे लगता है कि और भी दूसरे लोग होंगे तो उनके लिए भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। तो क्या सरकार को ऐसा कहीं सोचना चाहिए कि मिडिल क्लास के लिए, मान लीजिए किसी के लिए पास सामने कोई क्राइसिस है और उसे 5 लाख 10 लाख रुपए की जरूरत है, जब तक आपने कहा इकोनॉमी रिवाइव हो और वो अपनी फैमिली को ठीक ठाक ढंग से पाल सके, और जब तक उसके पास दूसरा कोई जॉब आए या उसका रेस्टोरेंट वापस शुरू हो, ये सारे बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर में लगे हैं, और उन्हें कुछ पूंजी की जरूरत है। तो जो पूंजी पे जो ब्याज है, और बैंक अगर अपना प्रॉफिट देखते वो ब्याज कम करने को तैयार नहीं है, तो क्या उस इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए बैंक, सरकार कुछ ऐसा सपोर्ट दे कि मार्केट में 10 लाख 20 लाख करोड़ रुपया कुछ आए और वो मनी का सर्कुलेशन शुरू हो, और उसी में जॉब भी क्रिएट हो, और उसी में इकोनॉमी भी रिवाइव हो सके। इसके बारे में आप कुछ अगर बताएं। हाँ, ये इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट सबवर्जन की बात आप करें, सब्सिडी की बात करें, आज आरबीआई गवर्नर का बहुत बड़ा लेक्चर था, स्टेटमेंट आया है कि इकोनॉमी में ये कोविड के कारण बहुत बड़ा रिस्क बढ़ गया है। तो जब भी अर्थव्यवस्था में कोई डिसीजन लेते हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस होते हैं और जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो चूज करते हैं। और आज की डेट में हमारे बैंक में जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वह बहुत बड़ा मजबूत नहीं है। पीछे 5-6 साल में हम लोगों ने काफी उसको इम्प्रूव जरूर किया है, लेकिन एनपीए का रिस्क बहुत बैंकों में बढ़ गया, और बैंकों का असली पैसा जो है वो डिपॉजिटर्स का ही है। तो इकोनॉमी में उस रिस्क को, पैसा को कितना बड़ा रिस्क पे एक्सपोज किया जाए, अल्टीमेटली कॉस्ट तो हमें पूरे देश में टैक्स पेयर्स मनी की कॉन्सेप्ट को जल्दी से समझ के उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सरकार के पास जो भी पैसा है वो टैक्स पेयर्स मनी है, वो जनता का ही पैसा है। अगर वह बैंकों के पास भी डिपॉजिट है और जो भी है, उसके पास कैपिटल बहुत बड़ा नहीं है बैंकों के पास, उस डिपॉजिट बेस को कितने बड़े रिस्क पे एक्सपोज करे वह सर देखना सब जीरो को चाहिए। तो हम लोगों को इमीडिएट, एक तो पॉपुलिस्ट बात है, दूसरा है अर्थव्यवस्था के लिए क्या अच्छी तरह से डिसीजन लेना है। तो इंटरेस्ट रेट को सिस्टमेटिकली रिड्यूस करने का केंद्र सरकार, आरबीआई कोशिश कर रही है पीछे से। जैसे 135 बेसिक पॉइंट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सरकार ने कम किया,
लिक्विडिटी जो उसको बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, पैसा डिपॉजिट का रेशो उसको कम कर दिया ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो। आईबीसी और एनसीएलटी जैसे बड़े बड़े एनपीए के प्रोविजन को रिड्यूस, उसके अंदर रिकवरी के मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करके केंद्र सरकार ने बैंकों के रिस्क प्रीमियम पे, जैसे इंटरेस्ट रेट का जो कंपोनेंट है, एक तो प्राइम रेट है आरबीआई से जिस रेट पे वो पैसा लेते हैं, प्लस उस पे रिस्क प्रीमियम ऐड करते हैं बैंक। कितना उनका रिस्क है, कितना बैड डेट का एनपीए का रिस्क है, उसको उस प्रीमियम को ऐड करके थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबिलिटी ऐड करते हैं। बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल वेंचर बैंकिंग नहीं है, तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए रिस्क प्रीमियम को भी सरकार ने कम किया है, लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करके उनके पास ज्यादा पैसा अवेलेबल करके उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स को कम किया है, और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को काफी कम करके केंद्र सरकार ने उसको रिड्यूस करने का प्रयास किया है, वहां पे कम कर रहे हैं। और जहां तक क्रेडिट गारंटी है, वह भी एक तरीके का, अगर एनबीएफसी और ये जो रेडी वाले पटरी वालों को बिल्कुल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पैसा देने को तैयार नहीं है, जब तक उसको 100% केंद्र सरकार उनके रीपेमेंट को गारंटी नहीं करती, तो केंद्र सरकार ने उस गारंटी को अपने ऊपर लिया है कि इनके रीपेमेंट, अगर प्रोजेक्ट फेल होते हैं, ज्यादातर 50,000 1 लाख के लोन है, ये कितने रीपेमेंट होंगे ये हम समझते हैं, तो उन सबका रिस्क जो है केंद्र सरकार ने, हम लोग वित्त मंत्रालय ने अपने ऊपर लिया है। वो बैंक लेने को तैयार नहीं थे, वो नहीं लेते तो बैंक उनको पैसा भी नहीं देते। आज अगर 1.5 लाख करोड़ का पैसा इन्फ्यूज कर दिया इसमें एमएसएमई के लिए, और जो रेडी वाले पटरी वाले और ऐसे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं इंडिविजुअल, वो इसलिए कि उसका क्रेडिट रिस्क केंद्र सरकार ने अपने ऊपर लिया है, 100% रीपेमेंट गारंटी। तो इस तरह से सरकार उसको काम करती है, और इस चीजों को, सरकार के स्थिति को, अर्थव्यवस्था को, लॉन्ग टर्म मजबूती को भी हमें देखना चाहिए। लेकिन जहां जहां जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को इंटरेस्ट सबवर्जन सरकार कर रही है, व्यापारियों के लिए इंश्योरेंस की स्कीम भी सरकार लेके आई है, और भी कई तरह के इंश्योरेंस, आयुष्मान भारत की तरह भी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं में सीधा बेनिफिट मिले और उसमें हेल्थ इंश्योरेंस मिले, तो 115 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया कि जहां पे केंद्र सरकार इन्वेस्टमेंट करके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर सकती इतने शॉर्ट टर्म में, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए आयुष्मान योजना के तहत इंश्योरेंस प्रोवाइड किया ताकि प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह उन जगहों पे आए। तो यह बड़ी चीजें हैं जिसको सरकार ध्यान में रख के आगे बढ़ती है। और आज के डिस्कशन में मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि एक बात, काफी चीजें डिस्कशन में आई, एक बात बिल्कुल क्लियर सबके कंसेंसस में आ रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती प्रोवाइड किए बगैर हमारे देश की समस्याओं का समाधान लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक तो इन्वेस्टमेंट जनरेट करने के लिए उसको पैसे की तो आवश्यकता है, इक्विटी की, डेट की, उसके साथ उसको सबसे ज्यादा डिमांड की, जिसके जो प्रोडक्ट होते हैं वह डिमांड की आवश्यकता है, तो उसको टैकल करने के लिए भी सरकार प्रोटेक्शनिज्म का भी रास्ता अपना रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी कम कर रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग, इन रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी पैसा इन्फ्यूज करके और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसा इन्फ्यूज करके इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट कर रही है। तो अभी हमारा फोकस, हर वक्त इकोनॉमी में कोई फोकस एरिया होता है, हर ये नहीं है कि 2 साल बाद हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आज की डेट में एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती प्रोवाइड करके उसको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने का, कॉम्पिटिटिव कंडीशंस उसको प्रोवाइड करके उसके मार्केट को थोड़ा सपोर्ट कर, प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ने का सरकार का वर्तमान में, करंट में फोकस है। और गरीब और लोअर स्टेटा को सीधा पैसा ट्रांसफर करके, क्योंकि उसके जीवन के सर्वाइवल की इशू है, उनको सीधा पैसा ट्रांसफर करने का काम कर रही है। तो इस स्थिति में हम आगे बढ़े। मुझे लगता है जो आपने एक बात कही रत्नु जी कि इकोनॉमी रिवाइवल कर रही है, इस बात के लिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि डिफिकल्ट टाइम है, चैलेंजेस है, लेकिन भारत की इकोनॉमी में रिकवरी बहुत फास्ट 2021 में होगी। केंद्र सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, और ग्लोबल कम्युनिटी भारत की तरफ इन्वेस्ट, क्योंकि हम शॉर्ट ऑफ कैपिटल है, इसलिए एफडीआई और वो तो हमें अट्रैक्ट करना पड़ेगा। आज की डेट में
सर इक्विटी प्रोवाइड करने के लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है हमारे देश में। कैपिटल मार्केट जो इक्विटी प्रोवाइड करता है प्राइवेट सेक्टर को, वो तो बहुत, उसकी लिक्विड फंड्स बहुत कम है, उसमें डेप्थ नहीं है, उसमें केवल लार्ज देखेंगे तो 30-40 कंपनियां चल रही हैं। तो जो एमएसएमई सेक्टर है, जो मजला जो जिस सेक्टर है, उसके लिए इक्विटी इन्फ्यूजन का कोई मैकेनिज्म, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। तो हमें ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई को भी अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। शॉर्ट ऑफ कैपिटल है हम, हमारे पास डिमांड है, लेबर है, रिसोर्सेज हैं, बट हमारे पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी आज की डेट पे उतनी नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, हो इंटेलेक्चुअली होगी लेकिन डेवलप नहीं है, और दूसरी हमारे पास कैपिटल की शॉर्टेज है। तो इन चीजों को हमें चाहे टेम्पररी मैकेनिज्म से फुलफिल करना पड़े, लेकिन करना पड़ेगा भारत के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी शर्मा का और श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का। आप दोनों ने बहुत विस्तार से विषयों को आपने रखा, और हमारे जो भी आज के प्रतिभागी रहे उन्होंने भी पूरे धैर्य के साथ सुना, कुछ प्रश्न पूछे। आप सबका बहुत बहुत आभार। इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन की तरफ से इकोनॉमी का जो विषय है बड़ा विस्तृत विषय है और बहुत सारे इसके आयाम हैं, तो हम इससे जुड़े विषयों पे बार बार कुछ न कुछ कार्यक्रम करेंगे, वेबिनार करेंगे। आप सबने समय दिया। प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी आपका बहुत बहुत आभार। श्री गोपाल जी आपका भी बहुत बहुत आभार। सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत आभार। अब हम यहाँ पे इस कार्यक्रम को, वेबिनार को आज यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका धन्यवाद कुलदीप जी, सभी का, भगवती जी का आभार। सबको नमस्कार।